बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उर्दू वॉइस ज़ोन पर आप सभी को खुश आमदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ उसका उन्वान है कामयाब। ये कहानी मलिक सफ्दर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। फरवरी का महीना करीबुल खत्म था, मगर सर्दी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। धुंध का सिलसिला भी अभी जारी था। फिर इस माह के आगाज में होने वाली बारिशों ने मौसम की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया था। इस वक्त सुबह के 9:30 बज चुके थे, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे अभी सूरज तुलू ना हुआ हो। फिर इस पर हल्की फुआर और ठंडी ठार हवा की मौजूदगी ने मौसम की संगीनी को बढ़ा दिया था। मैं थोड़ी देर पहले ही थाने पहुंचा था। इन दिनों में पिंडी भटिया के एक थाने में तैनात था। ये कस्बा दरियाई चराब से ज्यादा फासले पर नहीं है, इस वजह से भी इस इलाके में बनिस्बत ज्यादा सर्दी पड़ती है। मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ था कि एक कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर बताया, सर जी, उधर एक बंदा कत्ल हो गया है। मैंने तेज नजर से घूरकर कांस्टेबल को देखा और पूछा, उधर किधर? उधर रारी अड्डे पर जी। कत्ल कौन हुआ है और कातिल कौन है? कांस्टेबल माजरत आमेज लहजे में बोला, ये तो मुझे पता नहीं जनाब। बाहर बरामदे में एक बंदा बैठा हुआ है, वो कत्ल की इत्तला देने थाने आया है। मैं उसे वहाँ बैठाकर आपके पास आया हूँ। मैंने कहा, उस बंदे को अंदर भेजो। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल एक खान साहब को लेकर मेरे कमरे में आ गया और उसे आगे बढ़ाते हुए बताया, सर जी, ये खान कत्ल की इत्तला लेकर आया है जनाब। मैं खान साहब की तरफ मुतवज्जो हो गया। खान साहब, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम अनारदात खान है साहब, वो इस तरारी लहजे में गोया हुआ। हमारे बारे में तुम बाद में तफ्तीश करते रहना थानेदार साहब, पहले फौरन से पेशतर उधर लारी अड्डे पर चलो। एक बंदा अल्लाह ताला को प्यारा हो गया है और कातिल को भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। बस तुम जल्दी से पकड़कर हथकड़ी लगाओ और फांसी पर लटकाने का बंदोबस्त करो। मैंने अनारदान खान के इस तरार को नजरअंदाज करते हुए कहा, वही सवाल किया जो थोड़ी देर बेशतर कांस्टेबल से किया था। खान साहब, किसने कत्ल किया है? किसको कत्ल किया है? जरा तफसील से बताओ। और यारा, तुम खामखा टाइम जाया करता है। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, हम कातिल मकतूल को नहीं जानता, इससे हमारा कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने बताया, तफसील का वक्त नहीं है, बस इतना समझ लो थानेदार साहब, उधर लारी अड्डे पर हमारा नस्वार और तंबाकू वगैरह का छोटा सा दुकान है। कत्ल हमारा दुकान के नजदीक ही हुआ है। वफात फरमाने वाला बस का एक मुसाफिर था, उसे किसी घोड़े वाले ने चौधरी ने जस 2 फायर करके लंबा लटा दिया। बाद में पता चला वो मुसाफिर अल्लाह को प्यारा हो गया है। बस हम इससे ज्यादा कुछ छोड़ नहीं जानता। अनारदार खान की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। वो पिस्ता कद, कामित और भारी जिस्म का मालिक एक सेहतमंद शख्स था। वजह कतर से वो एक रवायती पठान दिखाई देता था। उसकी छोटी छोटी आंखें सर्च लाइट्स की तरह घूमती हुई महसूस होती थी। मैंने उसकी बात सुनने के बाद पूछा, खान साहब, ये कत्ल आपके सामने हुआ है? मेरा मतलब है, आपने अपनी आंखों से कातिल को गोली चलाते हुए देखा है? वो नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, जिस वक्त शिमले वाले चौधरी ने गोली चलाई हम दुकान के अंदरूनी हिस्से में मसरूफ था। आज सुबह ही हमारा कुछ माल आया था। हम तंबाकू की वो बोरियां दुकान के अंदर सेट कर रहा था। फिर जब हमने फायर का आवाज सुना तो फौरन दुकान से बाहर निकला। हमारा दुकान तो लारी अड्डा पर में है ना, लेकिन जहां कत्ल हुआ वो जगह दुकान से थोड़े फासले पर है। हम लपक कर उधर पहुंचा। मकतूल बेचारा उस वक्त जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और फायर करने वाला चौधरी अपने घोड़े पर बैठकर फरार होने का इरादा कर ही रहा था कि एक बाबा जी ने घोड़े को नीचे गिरा दिया।
दिया। चौधरी भी घोड़े के साथ ही जमीन पर आया। फिर सब लोगों ने चौधरी को बेबस करके काबू में कर लिया। अब बस आप फौरन उधर पहुंचो, हम भी चलता है। हम अपना दुकान बंद करके अंदर आया है। अनारदार खान की इंकशाफ अंगेज गुफ्तगू ने मुझे चौंका दिया था। मैंने उससे सवाल किया, खान साहब, आपने बताया है कि किसी बाबा जी ने चौधरी के घोड़े को गिरा दिया। ओ खुदा का बंदा, अनारदार खान ने माथे पर हाथ मारते हुए मेरी बात काट दी और बोला, वो बाबा जी भी उधर लारी अड्डे पर ही मौजूद है। बाकी सारा तफसील उधर ही पूछ लेना सर, हम जा रहा है। मैंने अनारदार खान से मजीद बहस करना मुनासिब न समझा और उसे जाने की इजाजत दे दी। लारी अड्डा मेरे थाने से ज्यादा दूर नहीं था। मैंने कांस्टेबल से कहा, तारिक, फौरन एएसआई सलामत अली को मेरे कमरे में भेजो। वो सैल्यूट मारकर कमरे से जाने लगा तो मैंने कहा, और हाँ, बाहर सड़क से कोई खाली तांगा पकड़ लाओ लारी अड्डे जाने के लिए। तारिक के रुखसत होते ही एएसआई सलामत अली मेरे कमरे में हाजिर हुआ। वो मेरे पास पहुंचने से पहले इस कत्ल की वारदात के बारे में काफी मालूमात हासिल कर चुका था। मैं संगीन नौयत के मामलात में सलामत अली को अपने साथ रखता था। वो एक ज़हीन और बुर्दबार अहलकार था। मुझे उम्मीद थी कि वो आगे चलकर बहुत तरक्की करने वाला था। किस्सा मुख्तसर, थोड़ी देर बाद मैं एएसआई सलामत अली और कांस्टेबल्स के साथ आगे में बैठा लारी अड्डे की जानिब जा रहा था। वकुआ पर एक जुमघट्टा सा दिखाई दे रहा था। हम आम वाहिद में लाश के करीब पहुंच गए। हमें तांगे से उतरकर इस तरफ आता देखकर मजमा काई की तरह फट गया था। मैं बगौर जाए वकुआ का जायजा लेने लगा। एक जवान शख्स की लाश जमीन पर पड़ी थी। सीने से उसका लिबास खून आलूद था। मैंने पहली ही नजर में अंदाजा लगा लिया कि दोनों फायर इसके सीने में किए गए थे और यही इसकी मौत का सबब भी बने थे। इस जवान को जमीन पर पड़े देखते ही मुझे यकीन हो गया था कि इसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी और उसकी सेहत और जवानी को देखते हुए कहा जा सकता था कि ये इसके मरने के दिन नहीं थे। नजदीक ही एक तरफ 3-4 अफराद ने एक चौधरी टाइप शख्स को काबू में कर रखा था। वो इनकी गिरफ्त में बुरी तरह तिल मिला रहा था और उन्हें खतरनाक नताइज की धमकियां भी दे रहा था। उसका मशकी घोड़ा भी एक तरफ बंधा हुआ था। एएसआई फौरन जाए वकुआ का नक्शा बनाने में मसरूफ हो गया। फौरी तौर पर जो हालात और वाकयात मेरे इल्म में आए, मैं पहले उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नामालूम मकतूल एक मुसाफिर था जो बस में सवार होकर पिंडी भटिया पहुंचा था। यानी मज़कूरा बस मकतूल को लेकर पिंडी भटिया के लारी अड्डे पर पहुंची थी। मकतूल की मंजिल पिंडी भटिया से कहीं आगे थी। मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। गालिबन वो क्राउन बस सर्विस या राजा ट्रेवल्स की कोई बस थी जो सियालकोट से सरगोदा के रूट पर चलती थी। उस जमाने में ज्यादातर हेडफोर्ड बसें चला करती थी और वो भी हेडफोर्ड बस ही थी जिसका मुंह ट्रक के मानिंद आगे को निकला हुआ था। पिंडी भटिया के अड्डे पर स्टॉप के बाद जैसे ही बस अड्डे से निकलकर सड़क पर आई, एक घुड़सवार ने उसका रास्ता रोक लिया। नहायत ही कीमती और शानदार लिबास में बलबूस एक चौधरी नुमा शख्स घोड़े को बस के सामने खड़ा करके खुद घोड़े से नीचे उतर आया और बस की खिड़कियों से झांक झांक कर अंदर देखने लगा। फिर उसने एक खिड़की में हाथ डालकर एक नौजवान शख्स को बाहर आने का हुक्म दिया। उसके लहजे में तहकम में बेपनाह गजब नाकी पाई जाती थी। जिस शख्स को चौधरी ने बस से बाहर बुलाया था वो एक खातून के साथ बस में सवार था। वो दोनों दो मुसाफिर वाली सीट पर बैठे थे। औरत खिड़की वाली सिमत में थी और उसने बुर्का पहन रखा था। औरत के साथी ने जब चौधरी के हुक्म की तामील ना की तो चौधरी की बनफ्स नफीस बस के अंदर घुस आया और मुस्कुरा शख्स को गिरेबान से पकड़कर खड़ा करते हुए फनकारा, मैंने तुम्हें बाहर बुलाया था। औरत का साथी अगरचे चौधरी की शान शौकत से मरूब हो गया था, ताहम वो जरूरतमंदाना अंदाज में बोला, कौन हो तुम और मुझे बस से नीचे क्यों उतारना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं चौधरी हक नवाज खर्ल हूँ। चौधरी ने अपना तारुफ कराया और तुम्हें बस से नीचे उतारने का मकसद ये था कि तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा दी जाए। मैंने क्या जुर्म किया है? बल्ले वे बल्ले, चौधरी हक नवाज ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, तुम तो अपना जुर्म भी भूल गए हो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझ पर थूका था।
चौधरी ने आखिरी अल्फाज तुर्शी आमेज लहजे में अदा किए। मैंने तुम पर थूका था। वो शख्स हक्का बक्का रह गया। बस के मुसाफिरों ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक उस शख्स की हमायत में चौधरी से कहा, इसने ऐसा नहीं किया चौधरी साहब, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये बेचारा तो आपको जानता तक नहीं। ये बात तो ठीक है कि ये मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं भी आज पहली मर्तबा इसे देख रहा हूँ। चौधरी ने बदस्तूर गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। इस शख्स ने थोड़ी देर पहले बाकायदा मुझ पर थूका था। बुर्का पोश औरत खासी हरासा हो रही थी, ताहम बुर्के की वजह से उसके चेहरे के तासुरात दूसरे मुसाफिरों से छुपे हुए थे। एक मुसाफिर ने चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा, चौधरी साहब, मैं सियालकोट से इस बस में सफर कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये दोनों मुसाफिर रसूलपुर तारड़ से इस बस में सवार हुए थे और अब तक सवार हैं। रसूलपुर तारड़ से लेकर यहाँ तक 3 मरतबा बस रास्ते में रुकी है। ये दोनों मुस्तकिल अपनी सीट पर मौजूद हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस बेचारे ने किस वक्त और किस जगह आप पर थूका है। दूसरा मुसाफिर बोला, और चौधरी साहब, आपको तो मैंने अभी अभी देखा है अपनी बस के सामने सड़क पर खड़े इस शख्स के बारे में आपको यकीनन मुगालता हुआ है। आप इसको माफ कर दें और बस को जाने दें। तुम लोगों का दिमाग खराब हुआ है। चौधरी बारी बारी सबको कहर आलूद नजर से घूरते हुए बोला, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने कहना शुरू किया, मैं मौजा कोलू तारड़ के चौधरी अली नवाज खड़ का बड़ा बेटा चौधरी हक नवाज खड़ हूँ। मैं अपनी मशकोरे पर रसूलपुर तारड़ से पिंडी भटिया की तरफ आ रहा था। पिंडी भटिया से 2 मील पहले ये बस मेरे पास से गुजरी थी। मैं उस वक्त पक्की सड़क के साथ कच्चे में घोड़ा दौड़ा रहा था। एन इस वक्त जब बस मुझे ओवरटेक कर रही थी, इस नामुराद ने खिड़की में से मुंह निकालकर मुझ पर थूका था। फिर चौधरी ने उस शख्स को एक झटका दिया और कहा, बस खासी तेज रफ्तारी से जा रही थी। ताहम मैंने इसका ताकुब जारी रखा और यहाँ आकर मैंने बस को रोकने में कामयाब हो गया। अब भाई कुछ बात समझ में। औरत के साथी शख्स ने कदरे सहमी हुई आवाज में कहा, हाँ मुझे याद है, मैंने खिड़की से बाहर थूका तो था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो थूक आप पर जा गिरेगा। तुम्हें पता नहीं था? चौधरी ने दांत किचकिचाते हुए जहरीले लहजे में कहा, यही बात बताने के लिए तो मैं तुम्हें बस से बाहर ले जा रहा हूँ। तुम्हारी 7 पुश्तों को भी पता चल जाएगा कि चौधरी हक नवाज खड़ पर थूकने का अंजाम क्या होता है। एक मुसाफिर ने हमायती अंदाज में कहा, चौधरी साहब गुस्सा जाने दें, जो कुछ हुआ इसमें इस शख्स की बदनीयती का कोई दखल नहीं है। आप इसको माफ कर दें। अल्लाह भी तो बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है। ये बेचारा तो बेकसूर है, आप इसकी जान बख्शी कर दें। चौधरी एक अनागुजीदा और फिरौन से शख्स था। इस समझाने बुझाने पर उस पर उल्टा असर हुआ और वो अपने शिकार को खींचते हुए आमेज लहजे में फनकारा, अल्लाह यकीनन माफ कर देता है, लेकिन बंदा माफ नहीं करता। मैं अभी इस बदबख्त को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसके आने वाली नस्लें याद करके कांप उठेंगी। इस घटिया शख्स ने चौधरी हक नवाज से मत्था लगाया है। बस ही में एक समझदार और बुर्दबार शख्स भी सवार था। गालिबन वो एक पढ़ा लिखा सर्द गर्म चुशीदा इंसान था। उसने चौधरी से कहा, चौधरी साहब, इस बेबस शख्स ने आपसे मत्था नहीं लगाया, बस वो एक इत्तेफाक था। आप इस नाखुशगवार वाक़े को भूलने की कोशिश करें। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, चौधरी बोला। इस कमजात ने चौधरी हक नवाज के गजब को ललकारा है। भरी बस के सामने मेरी बेइज्जती हुई है। इस जहां दीदा शख्स ने कहा, चौधरी साहब, इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? हम सब आपके लिए अजनबी हैं। ना आप हमें जानते हैं और ना ही हम आपसे वाकिफ हैं। वैसे भी अगर आप इस वाक़े को उछालने की कोशिश ना करते तो हमें इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। आपने तो खुद बस रोककर इस मामले को हम तक पहुंचाया है। ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश मत करो। चौधरी ने उस मर्दे माकूल की तरफ देखते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा, अभी एक आवाज दूंगा तो दर्जनों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। दूर दूर तक मेरा दबदबा है। मैं जब तक इस शख्स को इसके किए की सजा नहीं दे लूंगा उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगा। फिर वो उस शख्स को धक्का देते हुए बोला, चलो ये आगे लग। अजीब बददिमाग और कमीना खसलत चौधरी था। इन दोनों की सीट बस के दरवाजे के करीब ही थी। चौधरी ने उस शख्स को बजब्र बस से नीचे उतार लिया।
उनके साथ ही बहुत से मुसाफिर भी बस से बाहर निकल आए और चौधरी को अपने तय समझाने की कोशिश करने लगे कि शायद चौधरी का बुरा वक्त आन पहुंचा था, उस पर किसी की नसीहत का असर नहीं हो रहा था। चौधरी ने बाकायदा इस शख्स को मारना शुरू कर दिया। लोग जुबानी कलामी चौधरी को इस ज्यादती से बाज रहने की तलकीन कर रहे थे, ताहम किसी ने उनके बीच में आने की कोशिश नहीं की। एक दो थप्पड़ खाने के बाद वो शख्स संभल गया था। सेहत और ताकत में वो किसी भी तरह चौधरी से कम नहीं था। वो तो चौधरी का वो दबदबा था जो वो अभी तक पिट रहा था, वरना जवाबन वो भी चौधरी का हशर नशर कर सकता था। फिर उसने ऐसा ही किया। देखते ही देखते बाजी पलट गई। जो पहले पिट रहा था अब पीट रहा था। थोड़ी ही देर बाद चौधरी को दिन में तारे नजर आने लगे। बस के मुसाफिर अब बड़ी दिलचस्पी से ये दंगल देख रहे थे। जब चौधरी हक नवाज की दुर्गत खासी जिल्लत आमेज हो गई तो उसने अचानक अपनी वास्कट के अंदरूनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। उस वक्त चौधरी जमीन पर गिरा हुआ था और दो मुसाफिर शख्स पूरी तरह से उस पर छाया हुआ था। फिर उससे पहले कि वो शख्स चौधरी के हाथ में रिवॉल्वर देखकर अपना बचाव कर पाता, चौधरी ने यके बाद दीगरे दो फायर कर दिए। मुसाफिर का सीना खून उगलने लगा और वो दोनों हाथों से छाती थाम कर जमीन बोस हो गया। इस अचानक बदलती हुई सूरत हाल ने वहाँ मौजूद हर शख्स को गोया पत्थर का बना दिया था। इस मौके से फायदा उठाते हुए चौधरी हक नवाज खर अपने घोड़े की जानिब बढ़ा। वो घोड़े पर सवार हुआ। इससे पहले कि उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगता, एक ताज्जुब आमेज वाकया रूनुमा हुआ। चौधरी अपने घोड़े समेत उलटकर जमीन पर आ गिरा था, उसी जमीन पर जहां एक दूसरा इंसान जांकनी के आलम में पड़ा तड़प रहा था। अगले ही लम्हे सबको होश आ गया और फिर वो फौरन ही उनकी बात समझ में ये बात भी आ गई कि चौधरी और घोड़े को कौन सी अनदेखी कुव्वत ने खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। सबकी नजरें 50 साल निजामुद्दीन पर लगी हुई थी, जिसकी हिम्मत और हाजिर दिमागी ने वो करिश्मा दिखाया था। दरअसल जब चौधरी ने वहां से फरार होने की कोशिश की थी, ऐन उस वक्त बाबा निजामुद्दीन अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी घोड़े की टांगों में फंसा दी थी। उस लाठी और बाबा निजामुद्दीन में तवील रफाकत थी। वो जब भी घर से बाहर निकलता वो लाठी एक रफीके देरीना की तरह उसके हाथ में होती थी। वो किसी मजबूत लकड़ी की एक 5 फुट लंबी और 1.5 इंच मोटी लाठी थी। ऐसे क्या बिटर देख रहे हो तुम सब? बाबा निजामुद्दीन ने बारी बारी वहां मौजूद तमाम अफराद को देखते हुए कहा। फौरन इस कातिल चौधरी को पकड़ लो। निजामुद्दीन की आवाज में जाने कैसा सहर था कि सब चौधरी पर टूट पड़े। निजामुद्दीन उनकी हौसला अफजाई कर रहा था। शाबाश, जाने न पाए, इसे अच्छी तरह काबू कर लो और हाँ, कोई जाकर थाने में इतला कर दे। इस मौका पर अनारदार खान भी वहां पहुंच चुका था। निजामुद्दीन की तरगीब पर वो फौरन लपक कर हमें इतला देने थाने चला आया था और अब हम यहाँ जाए वारदात पर मौजूद थे। अनारदार खान ने मुझे मकतूल की किसी साथी औरत के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसकी वजह शायद ये थी कि खान बहुत घबराया हुआ था और किसी तफसील में पड़े बगैर वो हमें फौरन जाए वकूआ पर लाना चाहता था। मेरे इशारे पर एएसआई वहां पहुंचते ही कातिल चौधरी हक नवाज को हथकड़ी लगा चुका था। इसके बाद ही वो जाए वारदात का नक्शा बनाने में मसरूफ हुआ था, ताहम अब वो अपना काम खत्म कर चुका था। ये थे वो हालात जो जाए वकूआ पर पहुंचने के फौरन बाद मुझे मालूम हुए थे। लाश का मुआयना और इंतहाई हंगामी नौयत के जरूरी इक़दाम करने के बाद मैंने वहां मौजूद बस के ड्राइवर से पूछा, मकतूल की साथी औरत कहाँ है? ड्राइवर का नाम मुश्ताक और उम्र 45 साल के करीब थी। उसने जवाब दिया, वो बुर्का वाली बीबी उधर बस के अंदर है जी, बेहोश। बेहोश? मैंने चौंक कर सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। वो बोला, जी बेहोश। वो कैसे बेहोश हो गई? मैंने बस की जानिब बढ़ते हुए कहा। जैसे ही उसने अपने साथी को गोली खाकर गिरते देखा, वो गश खाकर गिर पड़ी और फौरन बेहोश हो गई। ड्राइवर ने बताया, हमने बड़ी मुश्किल से उठाकर उसे बस के अंदर पहुंचाया था। वो बस की सबसे आखिरी सीट पर पड़ी है। मैंने पूछा, क्या दूसरे मुसाफिरों की तरह वो भी बस से नीचे उतर आई थी? जी,
उसने असबात में जवाब दिया। वो एक तरफ खामोश खड़ी चौधरी और अपने साथी की लड़ाई देखती रही। फिर जैसे ही चौधरी ने रिवॉल्वर से फायर किया और इस औरत का साथी नीचे गिरा, उसने एक दिल खराश चीख मारी और धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। उस वक्त से अब तक बेहोश है। मैंने बस की पिछली सीट पर पड़ी मकतूल की साथी औरत का जायजा लिया। वो बदस्तूर बेहोश थी, ताहम उसके सीने का ज़ेरो बम तसल्ली बख्श था। इसमें जिंदगी के वाज़े आसार मौजूद थे। मैं इस औरत का जायजा ले ही रहा था कि बस के ड्राइवर ने कहा, थानेदार साहब, आपको जो भी कार्रवाई करनी है जल्दी जल्दी कर लें और हमें जाने की इजाजत दें। हमें अपने वक्त के मुताबिक अड्डे पर पहुंचना होता है और फिर बस के तमाम मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। उसकी बात खासी माकूल थी, ताहम मैं जरूरी कार्रवाई के बगैर इससे जाने की इजाजत नहीं दे सकता था। मैंने सरदस्त मकतूल की लाश को जिला अस्पताल भिजवाया ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके और मकतूल की साथी बेहोश औरत को जरूरी तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल रवाना कर दिया। इसके बाद मैं बस के मुसाफिरों वगैरह की जानिब मतवज्जो हुआ। वो बस सियालकोट और सरगोदा के दरमियान चलती थी और इस वक्त वो सियालकोट से सरगोदा जा रही थी। ज्यादातर मुसाफिर सरगोदा के थे। दरियाए चिनाब के इस पार जिला सरगोदा की हदूद शुरू हो जाती थी। मैंने तमाम मुसाफिरों से सरसरी से सवाल किया। इनके बयानात बड़ी हद तक आपस में मिलते जुलते थे। फिर मैं बस के ड्राइवर मुश्ताक अहमद से मुताखातिब हुआ। बस का कंडक्टर नजीर हुसैन भी उस वक्त मुश्ताक के करीब ही खड़ा था। मुश्ताक, तुम अपना नाम पता मुझे नोट करवाओ। गवाही के लिए किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पेश आ सकती है। हम मजदूर लोग हैं थानेदार साहब, कंडक्टर ने कहा। हमें गवाही वगैरह के चक्कर में ना डालें। जो पूछना है हमें पूछ लें और हमारे बयान की तस्दीक भी कर लें। बस के मुसाफिरों से सारा वाकया उनके सामने ही पेश आया है। ड्राइवर मुश्ताक ने कहा कि नजीरे ने बिल्कुल ठीक कहा है जनाब, हम कहाँ अदालतों के चक्कर लगाएंगे। आप हमारे अंगूठे लगवा लें किसी भी कागज पर और जो भी मर्जी आए हमारा बयान लिख लें, मगर हमें इस केस में ना घसीटें। ओए ना माकूलो, जब किसी बयान पर तुम्हारे अंगूठे लग जाएंगे या तुम्हारे अंगूठों वाले कागजात पर तुम्हारे बयान लिख दिए जाएंगे तो फिर तुम किस तरह अदालती चक्रों से बच सकोगे। गवाही तुम पर फिर लाजिम हो जाएगी। नजीर हुसैन उर्फ नजीरे सरासिमा नजर आने लगा। मैंने ड्राइवर से कहा, मुश्ताक अहमद, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं सरगोदा का वसैनिक हूँ। ओए कम अकल, सरगोदा तो बहुत बड़ा जिला है। मैंने डांट आमेज लहजे में कहा, इस जिले में तुम किस जगह रहते हो? वो तामुल करते हुए बोला, मौजा हलालपुर जनाब। फिर खुद ही वजाहत कर दी, ये गांव भाबरा में है। मैं भाबरा एक बार जा चुका था। भाबरा सरगोदा का सरहदी कस्बा है। इसके बाद जिला गुजरात शुरू हो जाता है। मैंने मुश्ताक ड्राइवर का नाम और पता अपनी डायरी में नोट किया और उसे छोड़कर कंडक्टर की तरफ मतवज्जो हो गया। खास तौर पर मुझे मकतूल के बारे में मालूमात दरकार थी क्योंकि उसकी साथी औरत ताहाल बेहोश थी और मकतूल की जामा तलाशी से ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई थी जिससे इनके बारे में जाना जा सकता। शायद मैं मकतूल की जामा तलाशी का जिक्र करना भी भूल गया हूँ। उसके लिबास की तलाशी से 500 रुपए और एक एड्रेस बरामद हुआ था। उस जमाने में 500 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। एड्रेस किसी इरशाद हुसैन नामी शख्स का था जो मौजा नून भलवाल जिला सरगोदा का रहने वाला था। कम से कम एड्रेस वाले पर्चे से भी यही जाहिर होता था। मकतूल ने शलवार कमीज पर गरम ऊनी स्वेटर जेबतन किया हुआ था। मकतूल की बेहोश होने वाली साथी ने खासा कीमती जोड़ा पहन रखा था और तलाई जेवरात से लदी फंदी थी। पहली नजर और अंदाजे में वो मियाँ बीवी लगते थे, ऐसे मियाँ बीवी जिनकी नई नई शादी हुई हो। मैंने कंडक्टर नजीर हुसैन से पूछा, नजीरे तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो बोला, थानेदार जी मैं कोट अमीर शाह झंग का रहने वाला हूँ जनाब। अच्छा, तो तुम चनियोटी हो? मैंने डायरी में उसका नाम पता नोट करते हुए कहा। कोट अमीर शाह चनियोट में वाक़ था और चनियोट जिला झंग का ही एक इलाका था। मैंने पूछा, नजीर हुसैन तुमने इन दोनों मुसाफिरों को कहाँ से उठाया था? उसने जवाब दिया, जनाब वो रसूलपुर तारर के स्टाफ से हमारी बस में सवार हुए थे। और उनको जाना कहाँ था? मकतूल ने सरगोदा के टिकट कटवाए थे।
कंडक्टर की बात से मकतूल की जामा तलाशी से मिलने वाले इस पर्चे की तस्दीक हो गई, जिस पर किसी इरशाद हुसैन का सरगोदा का एड्रेस लिखा हुआ था। इसका मतलब था वो दोनों सरगोदा में इरशाद हुसैन के पास जा रहे थे, यानी मौजा नूरपुर नून भलवाल। मैंने मजीद 2-4 जरूरी सवालात के बाद बस को ले जाने की इजाजत दे दी। उसके बाद बाबा निजामुद्दीन की तरफ मतवज्जो हो गया, जो अपनी मखसूस लाठी थामे एक जानिब खड़ा था। उसके साथ एक और शख्स भी था। बाद में उसका नाम सरदार हुसैन मालूम हुआ। मैं उन दोनों को अपने साथ थाने ले आया। मेरे सवालात के जवाबात में बाबा निजामुद्दीन ने बताया कि वो और सरवर हुसैन भी उसी बस में पिंडी भटिया पहुंचे थे। पिंडी भटिया से आगे उन्हें अपने गांव जाना था। अभी वो लारी अड्डे में ही घूम रहे थे कि वो वाकया पेश आया, जिसने उन्हें उस तरफ आने पर मजबूर कर दिया था। बाबा निजामुद्दीन, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, मैंने उसे तारीफी नजर से देखते हुए कहा। कातिल की गिरफ्तारी का सेहरा तुम्हारे सर बनता है। अगर तुमने बर वक्त फुर्ती ना दिखाई होती तो कातिल तो यकीनन फरार हो चुका होता। निजामुद्दीन ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, थानेदार साहब, अब सर पर सेहरा बांधने की हमारी उम्र कहाँ है। पूरे 50 साल का हो चुका हूँ। माशाल्लाह पोते पोतियों वाला हूँ। बाकी जहाँ तक फुर्ती का ताल्लुक है तो बस इसी में ही कुदरत ही की कोई मसलहत पोशीदा है। वो ख्याल अचानक ही मेरे जहन में आ गया था। बहरहाल तुम्हें इस कारनामे पर इनाम जरूर मिलना चाहिए, मैंने कहा। मैं उसके लिए आला हुकाम से तुम्हारी सिफारिश भी करूंगा। तो निजामुद्दीन ने कहा, आप मुझे इनाम दिलाएं या ना दिलाएं, ये तो आपकी मर्जी पर मुनहसिर है। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। मैंने सरवर हुसैन की तरफ देखते हुए बाबा निजामुद्दीन से पूछा, क्या आप दोनों एक साथ ही हैं? सरवर हुसैन की उम्र कमर बेश 30 साल थी। उसने जवाब दिया, नहीं जनाब, बस ये तो एक इत्तेफाक ही समझे कि हम एक ही बस में पिंडी भटिया पहुंचे हैं। वैसे मैं हसीकी का रहने वाला हूँ। हसीकी तो पिंडी भटिया का ही एक गांव है। मैंने सवालिया नजरों से सरवर हुसैन को देखा। वो मेरी नजर का मतलब समझ गया और बोला, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब ने। मौजा हसेकी पिंडी भटिया ही में है, लेकिन इस वक्त मैं जलालपुर जटना से आ रहा हूँ। यहाँ पिंडी भटिया में थोड़ा काम है, इसके बाद अपने गाँव चला जाऊंगा। मैं गुज़िश्ता रोज से जलालपुर जटना गया हुआ था। और बाबा निजामुद्दीन, मैंने बाबा को मुखातिब करते हुए सवाल किया, तुम्हारा ताल्लुक किस इलाके से है? वो बोला, मैं रसूलपुर तारड़ का रहने वाला हूँ सरकार। यहाँ पिंडी भटिया में 1-2 जरूरी काम निपटाने के बाद अपनी बड़ी बेटी के ससुराल जाऊंगा। वो मौजूद जखीरा चक नंबर 2 में रहती है। मैंने चौंकते हुए लहजे में पूछा, बाबा निजामुद्दीन मकतूल और उसकी साथी भी रसूलपुर तारड़ से बस में सवार हुए थे और तुम भी उसी इलाके के रहने वाले हो, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, नहीं जनाब, मैं इन दोनों को नहीं जानता। वो दोनों मेरे सामने ही बस में बैठे थे। मकतूल को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। हो सकता है वो आसपास के किसी गांव का रहने वाला हो। मैं तो खास रसूलपुर तारड़ में रहता हूँ। और उसकी साथी औरत के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बुरके में थी जनाब, वो जल्दी से बोला। उसके बारे में भला मैं क्या ख्याल जाहिर कर सकता हूँ? उसकी बात में वजन था। मैंने बस की पिछली सीट पर लेटी हुई बेहोश औरत का अच्छी तरह से जायजा ले लिया था। ताहम बाबा निजामुद्दीन ने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो 18-20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। पहली नजर में ही मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो नौब्याहता जोड़ा था। मैंने बाबा से पूछा, अगर तुम्हें इस बेहोश औरत का चेहरा दिखा दिया जाए तो तुम इसे पहचानने की कोशिश करोगे? क्यों नहीं जनाब, जरूर कोशिश करूंगा। हम अभी हस्पताल चलते हैं, मैंने कहा। उसी वक्त एक कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर बताया, मलिक साहब, उस चौधरी ने तो हवालात में बड़ी आफत मचा रखी है। हमें बड़ी बड़ी धमकियां और गालियां दे रहा है। अच्छा, मैंने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, तुम हेड कांस्टेबल जाबिर खान को मेरे पास भेजो। थोड़ी ही देर बाद जाबिर खान मेरे साथ खड़ा था। वो महकमा जाती कार्रवाई में अपने नाम की अमली तफसीर था। मैंने उससे कहा, जाबिर खान, जरा अपने मखसूस स्टाइल में इस मामे खान के पुत्र चौधरी हक नवाज को तो मेरे पास लाओ। सुना है उसने हवालात में बड़ी थरथली डाल रखी है। अभी लाया सरकार। जाबिर खान ने अपनी किंग साइज मूंछों को ताव देते हुए
कहा, अगर आप इजाजत दो तो आपकी खिदमत पे पेश करने से पहले जरा उसकी खातिर तवाज़े भी कर दूं। इजाजत है। जाबिर खान खुशी खुशी रुखसत हुआ। बाबा निजामुद्दीन ने कहा, मलिक साहब हम यहाँ से हट जाते हैं। मुझे देखकर चौधरी कहीं आपे से बाहर न हो जाए। उसकी गिरफ्तारी मेरी ही वजह से हुई है, वरना वो तो साफ निकल गया था। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है बाबा निजामुद्दीन, चौधरी आपे से बाहर हो या जापे से बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो एक ऐसा सांप है जिसका सारा जहर निकाला जा चुका है। वो कत्ल का मुजरिम है और मेरे पास इसके जुर्म के ऐनी गवाह मौजूद हैं। वो अब जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगा, बल्कि मुमकिन है फांसी ही चढ़ जाए। जनाब, ये चौधरी और जागीरदार बड़े असर और रसूख वाले होते हैं, सरवर हुसैन ने कहा। इनकी बहुत ऊपर तक पहुंच होती है, जेलें और थाने उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कहा, सरवर हुसैन तुम्हारी बात में अगरचे वजन है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता। बाजुकात बड़े बड़े फन्ने खान एड़ियां रगड़ते और गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, लेकिन कानून को नहीं खरीद सकते। उनकी पहुंच जितनी ऊपर तक होती है, उसके ऊपर भी कोई जात मौजूद है। वो जब पकड़ता है तो बड़े बड़ों को दांतों पसीना आ जाता है। तुम देखना, मैं इस चौधरी का हशर खराब कर दूंगा। ये अपनी पूरी ताकत और दौलत खर्च करके भी कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेगा। काश हमारे मुल्क के तमाम पुलिस वाले आप जैसे हो जाएं मलिक साहब, बाबा निजामुद्दीन ने दुआया अंदाज में कहा। सरवर हुसैन ने ताईदी लहजे में कहा, आमीन। हम कानून और जुर्म के मौजू पर बातें कर रहे थे कि हेड कांस्टेबल जाबिर खान चौधरी हक नवाज खल्ड को मेरे कमरे में ले आया। चौधरी ने मेरे सामने बिछी कुर्सियों में से एक पर बैठने की कोशिश की तो जाबिर खान ने उसे कॉलर से पकड़कर खींच लिया। मैंने कहा, मेरे थाने में मुजरिमों को बैठने के लिए कुर्सी नहीं पेश की जाती चौधरी, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो मलिक सफ्तर हयात। वो खूंखार लहजे में बोला, अब भी वक्त है, मुझे छोड़ दो, जितनी चाहे रकम ले लो, मैं तुम्हारी हर गलती माफ कर दूंगा। वरना क्या चौधरी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे वालिद साहब को नहीं जानते। मैं जानता हूँ इस मगरूर और जालिम चौधरी अली नवाज खल्ड ऑफ कोलू तारर को भी। मैंने ठोस लहजे में कहा, वो क्या कर लेगा? हम तो बड़े बड़े अफसरों के तबादले करवा दिया करते हैं, लेकिन मैं तो बहुत छोटा अफसर हूँ चौधरी, मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा। वो गुस्से से बोला, तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी वर्दी भी उतरवा दूंगा। तुम वर्दी की बात करते हो? मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, मैंने तो तुम्हारी खाल उतरवाने का बंदोबस्त कर रखा है। तुमने दर्जन भर अफराद के सामने एक मासूम और बेखता शख्स के खून में हाथ रंगे हैं चौधरी। आला कत्ल लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जा चुका है। तुम मुंह धो रखो, तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराए, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो धमकी आमेज लहजे में बोला, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ थानेदार, अब भी वक्त है, मेरी बात मानकर मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम फायदे में रहोगे। मैं अपना फायदा नुकसान बखूबी जानता हूँ। हमारा खानदान कई सदियों से इस इलाके का हाकिम है। वो रौनक अमेज लहजे में बोला, हमसे तो अंग्रेज भी टक्कर नहीं लेते थे, तुम किस खेत की मूली हो? मलिक सफ्तर हयात, अपनी हरकत से बाज आ जाओ, वरना तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसके इश्तियाल अंगेज जुमलों को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी हक नवाज, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं थानेदार हूँ, जरा बखरी टाइप का। मेरे सामने सोच समझ कर जुबान खोलो। और जहाँ तक अंग्रेज बहादुर का ताल्लुक है तो वो 7 समुद्र पार से यहाँ हुक्मरानी करने आए थे, इस खित्ते के मिजाज से वाकिफ नहीं थे, लेकिन मेरा खमीर इसी मिट्टी से उठा है। याद रखो, मैं तुम्हें ऐसी जगह फिट कर दूंगा कि सोचते रह जाओगे, और तुम्हें भी मैं ऐसा सीधा करवाऊंगा कि। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने पूछा, वैसे चौधरी मुझे पता चला है कि तुम आज रसूलपुर तारर से आ रहे थे, तुम्हारा इलाका तो कोलू तारर है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? हम इस पूरे इलाके के मालिक हैं, जहाँ दिल चाहे जाए, तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर वो कीना तोड़ नजर से मुझे घूरने लगा। मैंने मोतदिल लहजे में कहा, चौधरी, हवालात में ज्यादा उछल कूद मचाने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है तुम थाने के अमले को खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहे हो।
अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई बात की तो मजबूरन मैं तुम्हें ड्राइंग रूम में भेज दूंगा। हमारे थाने के ड्राइंग रूम से तो वाकिफ हो ना। वो खा जाने वाली नजर से मुझे देखने लगा। मैंने जाबिर खान से कहा, ये हवालाती अब तुम्हारे हवाले है, तुम इस पर गहरी नजर रखोगे, अगर सख्ती की जरूरत पड़े तो बेदरे करना। सुबह मैं इसे अदालत में पेश करके इसका रिमांड हासिल कर लूंगा। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, जाबिर खान ने कहा, मैं चौधरी साहब का खास ख्याल रखूंगा। वैसे आप हवालदार साहब को भी बता दें, ये बंदा मेरी निगरानी में है। हाँ, मैं हवालदार नजाकत अली को बता दूंगा। जाबिर खान चौधरी को लेकर जाने लगा तो उसकी नजर बाबा निजामुद्दीन पर पड़ गई। दरअसल निजामुद्दीन और सरवर हुसैन चौधरी के आने से पहले कमरे के कोने में पड़ी एक बेंच पर जाकर बैठ गए थे और अभी वो चौधरी कमरे में इनकी मौजूदगी से आगाह नहीं हुआ था। दरहकीकत वो मुझसे मुकालमेबाजी में इस कदर महफ रहा था कि कमरे की किसी दूसरी चीज की तरफ ध्यान देने का उसे मौका ही नहीं मिला था। वापसी में उसने बाबा निजामुद्दीन को देखा तो चीख कर बोला, बुड्ढे बाबे, तेरा तो मैं वो अंजाम करूंगा कि जुमला पूरा होने से पहले ही हेड कांस्टेबल जाबिर खान ने उसे धक्का दिया और वो कमरे से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद निजामुद्दीन ने कहा, मलिक साहब, क्या वाकई चौधरी को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे? मैं बाबा निजामुद्दीन की तशवीश को समझ रहा था। मैंने तसल्लीआमेज लहजे में कहा, बाबा, तुम्हें फिक्रमंद होने की चंदा जरूरत नहीं, तुमने कानून की मदद की है, अब तुम्हारी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे चौधरी की तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं, अब ये छूटने वाला नहीं। वो कदरे मुतमईन नजर आने लगा। थोड़ी देर के बाद हम तीनों मकामी अस्पताल में थे। मैं सीधा ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के पास चला गया। वो एक लेडी डॉक्टर थी। मैंने कहा, डॉक्टर, इस बुर्कापोश औरत का अब क्या हाल है? क्या वो होश में आ गई है? डॉक्टर ने बताया कि वो होश में तो आई थी, लेकिन हमें मजबूरन उसे दोबारा बेहोश करना पड़ा। वो क्यों? डॉक्टर बोली कि इसलिए कि होश में आते ही उस पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई थी। उसने अलियास का नाम पुकार कर एक चीख मारी और उसके हाथ पांव में तशन्नुज पैदा होने लगा। बहालत मजबूरी हमने उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया है। ओह, मैंने मुतासफाना अंदाज में कहा। अलियास गालिबन उसके मकतूल साथी का नाम है। लड़की किसी गहरे ज़हनी सदमे से दो चार है। डॉक्टर ने ख्याल आराई की, क्या मरने वाला इसका शोहर था? उसने पूछा। अभी कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फिलहाल तो हमें यही मालूम हो सका है कि इसके मकतूल साथी का नाम अलियास हो सकता है और वो दोनों रसूलपुर तारर से सरगोदा जा रहे थे। डॉक्टर अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाने लगी। उसे कत्ल की इस वारदात के बारे में तफसील से मालूम हो चुका था और वो पूरी हमदर्दी से बुर्कापोश औरत के इलाज मुआलजे में लगी हुई थी। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं इसका बयान लेना चाहता हूँ ताकि उनके बारे में मालूम हो सके। डॉक्टर नफी में सर हिलाते हुए बोली, फिलहाल तो इसका बयान मुमकिन नहीं है, वो नींद आवर इंजेक्शन के जेर असर है। आप बयान लेने के लिए कल सुबह आ जाएं। मुझे उम्मीद है इस वक्त इसकी हालत कदरे संभल जाएगी। मैंने पूछा, होश में आने के बाद उसने अपने बारे में कुछ बताया था? कुछ नहीं। डॉक्टर ने नफी में गर्दन हिलाई। सिवाय एक चीख के इसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला और इस चीख में उसने किसी अलियास नामी शख्स को पुकारा था। मैंने कहा, मैं इसे देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर, डॉक्टर तावन आमेज लहजे में बोली, आप मेरे साथ आए। हम इस लेडी डॉक्टर के पीछे उस वार्ड में पहुंचे जहां हमारी मतलूबा औरत एक बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उस वक्त वो बुरके में नहीं थी। मैंने सवालिया नजर से बाबा निजामुद्दीन को देखा। वो मेरी नजर का मतलब समझ गया। थोड़ी देर तक उस औरत का जायजा लेने के बाद उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं मलिक साहब, मैंने पहले कभी इस औरत को नहीं देखा। इसका एक ही मतलब है, उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, इन दोनों का ताल्लुक किसी आसपास के गांव से है। यही बात है, वरना मैं तो रसूलपुर तारर के एक एक बंदे को जानता हूँ। बाबा निजामुद्दीन पूरे वसूख से बोला। लेडी डॉक्टर भी हमारे साथ ही खड़ी थी। मैंने निजामुद्दीन और सरवर हुसैन से कहा, तुम दोनों बाहर जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। उन दोनों ने मेरे हुक्म की तामील की। जब वो वार्ड से निकल गए
तो मैं डॉक्टर से मुखातिब होते हुए बोला, मरीजा ने अच्छा खासा तलाई जेवर पहन रखा है, इसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। हम इस किस्म की जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते थानेदार साहब। वो संजीदा लहजे में बोली, आप चाहे तो ये जेवर अपने पास महफूज रख सकते हैं, बल्कि इसे यहाँ लाने से पहले आपको चाहिए था कि इसका तमाम कीमती सामान अपने पास रख लेते। मैंने कहा, हाँ, जल्दी में ये गलती तो हो ही गई है। उस वक्त हमें इसकी तरफ से बहुत फिक्रमंदी थी। बहरहाल अब आप इसका जेवर उतार कर मेरे हवाले कर दें। मैं आपके सामने तमाम जेवरात की एक फहरिस्त बना लेता हूँ और तस्दीक के लिए आपके दस्तखत भी हो जाएंगे, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। जल्द वाली वारसों का सुराग भी मिल ही जाएगा। डॉक्टर ने कहा, मैं ये काम नर्स की मदद से भी करवा सकती हूँ, लेकिन इसमें एक खदशा है। क्या खदशा डॉक्टर? मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। अगर जेवरात उतारने के दौरान में ये इंजेक्शन के सर से निकल आई और उसे दोबारा तशन्नुजी का दौरा पड़ गया तो संभालना मुश्किल हो जाए, इसलिए मेरे ख्याल में फिलहाल इसे डिस्टर्ब न किया जाए। मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, डॉक्टर, फिर आपको जेवरात की हिफाजत की जिम्मेदारी लेना होगी, इन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। ये तो मौके की कार्रवाई थी थानेदार साहब। डॉक्टर ने मुझे मेरे फराइज से आगाह करते हुए कहा, जाए वकूआ पर यह काम हो जाना चाहिए था, बजाय फरमाया आपने। मैंने मुतहम्मिल लहजे में कहा, जाए वारदात पर जरूरी कार्रवाई के दौरान में ऐसी तमाम अशिया पुलिस अपने तहवील में ले लेती है और बाकायदा उनकी फहरिस्त तैयार कर ली जाती है गवाहों की मौजूदगी में। अगर बवजह ऐसा नहीं हो सका तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब इसकी तरफ से बिल्कुल ही आंखें बंद कर ली जाएं। डॉक्टर खासी माकूल थी और मेरी मजबूरी को समझ रही थी। उसे मरीजा से भी गहरी हमदर्दी थी, इसलिए ताउन आमेज लहजे में बोली, अगरचे ये हमारे फराइज में शामिल नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं एक नर्स को खुसूसी हदायत कर दूंगी कि दौरान बेहोशी वो मरीज के तलाई जेवरात का ख्याल रखे। मैं मुतमईन हो गया। थोड़ी देर बाद मैं अपने थाने में मौजूद था। बाबा निजामुद्दीन और सरवर हुसैन के पक्के बयानात हो चुके थे। मैंने उन्हें इस ताकीद के साथ जाने की इजाजत दे दी कि वो अपना इलाका छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और बवक्ते जरूरत मेरे बुलाने पर फौरन थाने पहुंच जाएंगे। वो मेरी हदायत पर अमल करने का वादा करके रुखसत हो गए। अगले रोज मैंने चौधरी हक नवाज को अदालत में पेश करके उसका 1 हफ्ते का रिमांड हासिल कर लिया। उसी रोज हाफिजाबाद जाकर अपने सीनियर अफसर डीएसपी शबीर शाह साहब से मिला और उन्हें अपनी अब तक की कारकर्दगी के बारे में तफसीलन बताया। उन्होंने मेरी कोशिशों को सराहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे वो किसी गहरी उलझन का शिकार हों। मैं शबीर शाह साहब का बहुत एहतराम करता था, क्योंकि वो एक ईमानदार और फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर थे। मैंने पूछा, सर क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो तामुल करते हुए बोले, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं जरा अली नवाज खर्ल के बारे में सोच रहा था। क्या सर, क्या आप क्या सोच रहे थे? मैंने इस तरारी लहजे में पूछा। वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाते हुए बोले, मलिक साहब, चौधरी अली नवाज खर्ल बहुत असर वाला आदमी है और आपने उसके बेटे का रिमांड हासिल कर लिया है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सर, क्या आप किसी गड़बड़ से खौफजदा हैं? मेरे इस सवाल पर शाह साहब ने खफकी आमेज नजर से मुझे देखा और कहा, ये बात नहीं है मलिक सफ्तर हयात, आप जानते हो मैं किस किस्म का बंदा हूँ। जानता हूँ सर, इसीलिए तो आपके अंदाज ने मुझे ये सवाल करने पर मजबूर किया है। मैंने कहा, आपने मेरी कारकर्दगी को भी नीम दिली से सराहा है। वो बोले, ये बात नहीं है जवान, दरअसल हमारे सीनियर अफसरान में चौधरी अली नवाज के कुछ दोस्त भी शामिल हैं, वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मैंने नीम तंजिया लहजे में कहा, इसका मतलब ये है कि मैं चौधरी हक नवाज के सामने घुटने टेक दूं? हरगिज मेरा ये मतलब नहीं है। वो कतईयत से बोले, मैं तो तुम्हें सूरत हालात से आगाह कर रहा हूँ, ताकि तुम जहाँ भी डालो पक्का हाथ डालो और इस केस के हर जाविये पर तुम्हारी गिरफ्त मजबूत होना चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं सर, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। मैंने चौधरी के खिलाफ बड़ा ठोस केस बनाया है, फिर मेरे पास उस कत्ल की वारदात के ऐनी गवाह मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर बस के कंडक्टर और ड्राइवर को भी तलब किया जा सकता है। चौधरी बचकर नहीं जा सकेगा।
ऐसा ही होना चाहिए, शाह साहब ने ताकीदी लहजे में कहा और फिर बोले, अभी तक हमारे पास सिफारिशी फोन आना शुरू नहीं हुए। शायद चौधरी अली नवाज को अपने बेटे की गिरफ्तारी की इत्तला अभी नहीं पहुंची। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, वरना कुछ बाअसर अफराद मुझे धमकाने के लिए थाने जरूर आते। मैंने कहा, फिर खुद ही वजाहत कर दी। इसकी वजह ये हो सकती है कि चौधरी हक नवाज की गैर मौजूदगी को अभी तक महसूस नहीं किया गया। मेरी मालूमात के मुताबिक वो रसूलपुर तारड़ से पिंडी भटिया आ रहा था। पता नहीं वो कब से रसूलपुर तारड़ में था और पिंडी भटिया में किसके पास आया था, लेकिन ज्यादा देर तक इसकी गिरफ्तारी उसके ताल्लुकदारों से छुपी नहीं रह सकेगी। लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मैंने जो करना था वो कर डाला। चौधरी हक नवाज अदालती रिमांड में मेरी कस्टडी में है। अब तो उसके हमदर्दों को जो भी कार्रवाई करना होगी उसके लिए उन्हें अदालत का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। चौधरी थाने से तो छूट नहीं सकेगा। हाँ, ये बात तो है, शाह साहब ने कहा। अगर तुम्हारा केस मजबूत और जानदार हुआ, उसे सेशन कोर्ट से जरूर सजा हो जाएगी। लेकिन उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने जल्दी से कहा, लेकिन क्या सर? मलिक सफ्तर हयात वो बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए बोले, तुम जैसे हौसलामंद और फर्शनास नौजवान पुलिस एहलकारों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इस केस में पूरी तरह कामयाब करे और तुम्हें चौधरी अली नवाज खल की नजरे बद से बचाए। आमीन, मैंने बेसाख्ता कहा और फिर पूछा, सर आज तो आप कुछ ज्यादा ही मायूसी की बातें नहीं कर रहे? ये मायूसी नहीं, तलख हकायक का इदराक है। मलिक सफ्तर हयात वो एक ठंडी सी सांस खारिज करते हुए बोले, शरीफ और माकूल आदमी अपने मुकदमेबाजी के लिए वकील करता है, जबकि चौधरी अली नवाज खल जैसे जालिम और ताकतवर लोग डायरेक्ट जज करते हैं। मैं फिर कहूँगा, अल्लाह तुम्हें इन चौधरियों की खतरनाकियों से महफूज रखे। मैं एक बार फिर आमीन कहूँगा शाह साहब। मैंने कहा, और ये भी कहूँगा कि मैं कभी जालिम और नाइंसाफ चौधरी से खौफजदा नहीं हुआ। मैंने ऐसे लोगों को हमेशा अपने जूते की नोक पर रखा है। मैं कागजी मुकदमा दुनियावी अदालत में पेश करता हूँ और बाकी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसने कभी मुझे मायूस नहीं किया। मैं ऐसी मुश्किलों से बाआसानी गुजर गया हूँ जिससे बमुश्किल गुजरने का कोई तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मैंने हमेशा मजलूम का साथ दिया है सर। जालिम की सरकोबी के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने का भी अज़्म रखता हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ मलिक सफ्तर हयात, डीएसपी शबीर शाह साहब ने तारीफी अंदाज में कहा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे डिपार्टमेंट में तुम जैसे चंद जवान और आ जाएं ताकि हम बदी की कुव्वतों का डटकर मुकाबला कर सकें। मैंने अभी तुमसे थोड़ी देर पहले जो कुछ कहा था वो तलख हकायक हैं और सामने के हकायक से नजर चुराना अक्लमंदी नहीं होती। तुमने मेरी बातों का कोई मनफी असर तो नहीं लिया? कतई नहीं सर, मैंने नफी में सर हिलाया। मैं कोई मनफी तासुर तो जब लेता अगर आपको ना जानता होता। फिर ये तमाम बातें तो मुझे भी मालूम है। खैर, वो गुफ्तगू के जाविये को तब्दील करते हुए बोले, मकतूल के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ मालूम नहीं हो सका सर, मैंने जवाब दिया। वकूआ पर मकतूल की जो तस्वीरें बनाई गई हैं मैं वो आसपास के तमाम थानों में भेज दूंगा, खास तौर पर रसूलपुर तारड़ की हदूद में आने वाले थानों में। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक वो दोनों रसूलपुर तारड़ ही से बस में सवार हुए थे। उम्मीद है बहुत जल्द कोई सुराग मिल जाएगा। मकतूल की साथी लड़की से कुछ मालूम नहीं हो सका। मैंने मज़कूर लड़की की बेहोशी और अस्पताल में पड़ने वाले तशन्नुजी दौरे की तफसील बताने के बाद कहा, सर मुझे पूरी उम्मीद है आज उसे होश आ जाएगा और मैं उसका बयान लेने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं यहाँ से सीधा अस्पताल ही जाऊंगा। डीएसपी शाह साहब ने इस्तफसार किया, तुमने बताया है कि मकतूल अपनी साथी औरत के संग सरगोदा जा रहा था। मकतूल की जेब से तुम्हें इरशाद हुसैन नामी किसी शख्स का एड्रेस भी मिला है जो सरगोदा का रहायशी है। हो सकता है मकतूल इरशाद हुसैन से मिल नहीं जा रहा हो, ये ऐन मुमकिन है सर। उन्होंने कहा, इरशाद हुसैन नामी इस शख्स से भी मकतूल के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। बेशक सर, मैंने असबात में सर हिलाया। अगर मकतूल की साथी औरत की तरफ से किसी वजह से कामयाबी ना हो सकी तो मैं इरशाद हुसैन को जरूर चेक कर लूंगा। ओके, विश यू गुड लक, डीएसपी साहब ने कहा।
थैंक यू सर। मैंने डीएसपी साहब को सैल्यूट मारा और उनके कमरे से बाहर आ गया। हाफिजाबाद से पिंडी भटिया पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। मेरे पास नहायत ही अहम नौयत के कुछ कागजात थे। मैंने सोचा पहले इन कागजात की फाइल थाने में महफूज कर लूं, फिर मकतूल की साथी औरत का बयान लेने हस्पताल जाऊंगा। हालांकि गुज़श्ता रोज डॉक्टर ने मुझसे यही कहा था कि मैं बयान के लिए सुबह हस्पताल पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने चौधरी हक नवाज के अदालती रिमांड को मकतूल की साथी की गवाही पर फौकियत दी। मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि दंगा फसाद का एक संगीन केस मेरा मुंतजर था। आबपाशी के मामले पर दो जमींदार ग्रुपों में ठीक ठाक झड़प हो गई थी, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए थे। मैंने आते ही सबसे पहले एएसआई सलामत अली के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि वो थोड़ी देर पहले हस्पताल गया है। वो हस्पताल क्यों गया है? मैंने हेड क्लर्क से इस्तफसार किया। वो बोला, मलिक साहब, हस्पताल से दो अफराद आपको बुलाने आए थे। वो खासे घबराए हुए थे और चाहते थे कि आप फौरन उनके साथ हस्पताल पहुंचे। आप मौजूद नहीं थे, इसलिए एएसआई साहब गए हैं उनके साथ। उन्होंने कुछ बताया तो होगा कि वो मुझे हस्पताल क्यों ले जाना चाहते थे। मैंने तशवीशनाक लहजे में पूछा, वो घबराए हुए क्यों थे? मुझे असल बात तो पता नहीं जनाब, हेड क्लर्क ने जवाब दिया। उन्होंने एएसआई साहब से ही बातचीत की थी और उन्होंने भी जाने से पहले तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो बहुत जल्दी में गए हैं जनाब, हेड क्लर्क बोला। वैसे मेरा अंदाजा है मकतूल की साथी लड़की का कोई मामला है। मैंने एक दो मर्तबा उनकी जुबान से लड़की का लफ्ज सुना। मैं गहरी सोच में डूब गया। गुज़श्ता रोज उस औरत की हालत खासी तशवीशनाक थी। कारीन, एक बात का आप ख्याल ना कीजिएगा, और वो ये कि मैंने बाज जगह मकतूल की साथी को औरत और बाज जगह लड़की लिखा है। इसकी वजह यह है कि मैं उस वक्त खुद इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखता था। अभी तक ये फैसला नहीं हो सका था कि वो औरत थी या लड़की। वैसे मैंने उसकी उम्र का अंदाजा 18 और 20 साल के दरमियान लगाया था। इस हवाले से उसे लड़की ही होना चाहिए था, ताहम ये कोई हतमी बात नहीं थी। मुझे खदशा था कि अगर मकतूल की साथी को कुछ हो गया तो हम बहुत बड़ा सुराग खो देंगे। अब थाने में भी हंगामी किस्म की सूरत हाल का सामना था। मेरे अमले ने जिन अफराद को हवालात में बंद कर रखा था, उनके हमायती बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे और मुझे ठीक ठाक तरीके से उनकी तशफी भी करना थी, जिसके लिए मेरा थाने में मौजूद रहना अशद जरूरी था। वैसे भी मुझे इत्मीनान था कि एएसआई हस्पताल के मामलात को बतरीके हसन निपटा लेगा। मैं 2 घंटे तक दोनों पार्टियों के दाद फरियाद और बयानात नोट करता रहा। मैं इस मामले में इस कदर खो गया था कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। जब ये कजिया किसी सिरे पर पहुंचा तो 5 बज चुके थे। वो सर्दियों के दिन थे और सूरज जल्दी गुरूब हो जाता था। मगरिब होने में बहुत कम वक्त रह गया था, लेकिन अभी तक एएसआई सलामत अली हस्पताल से वापस नहीं आया था। मेरी तशवीश बढ़ने लगी। मैं खुद हस्पताल पहुंच गया। हस्पताल हमारे थाने से ज्यादा दूर नहीं था। वहां पहुंचकर जो इंकशाफ हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया। मकतूल की साथी औरत हस्पताल से गायब हो गई थी। वो कैसे गायब हुई? मैंने एएसआई से इस्तफसार किया। वो बोला, मैं अभी अभी डॉक्टर लोधी से मिल चुका हूँ। उनका कहना है कि वो आज दोपहर के वक्त अचानक रूपोश हो गई है। उन्होंने उसे पूरे हस्पताल में तलाश किया मगर उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। उसके बाद ही फिर लड़की की गुमशुदगी की इत्तला देने 2 अफराद थाने में आए थे। मैंने कहा, डॉक्टर लोधी कहाँ है? वो अपने कमरे में है, आओ उनके पास चलते हैं। मैंने जल्दी से कहा। डॉक्टर लोधी इस हस्पताल का एक सीनियर डॉक्टर था। उसका पूरा नाम इम्तियाज लोधी था। हम उसके कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ वो लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी जिससे गुज़श्ता रोज मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने छूटते ही लोधी साहब से सवाल किया, डॉक्टर साहब वो औरत कहाँ गायब हो गई? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही मलिक साहब, डॉक्टर लोधी ने जवाब दिया। डॉक्टर लोधी से मेरी याद दिला थी। उसने बताया कि हस्पताल का कोना कोना छान मारा है, लेकिन वो तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। बड़ी ताज्जुब खेज सूरत हाल है, मगर हकीकत यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर तरफ से नाकाम और मायूस होने के बाद ही हमने 2 अफराद को आपकी तरफ भेजा था। आप तो उस वक्त थाने में मौजूद नहीं थे। आप
कि ये ASI साहब आ गए। इसने सलामत अली की तरफ इशारा किया और कहा, हमने इन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया है। मैं डॉक्टर लोधी की नीयत पर शक नहीं कर सकता था, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि आखिर वो औरत गई कहाँ? अपनी मर्जी से गई या किसी ने उसे? ऐसा सोचते ही मैं चौंक उठा। उस औरत के जिस्म पर अच्छे खासे तलाई जेवरात मौजूद थे और वो खुद भी हसीनो जमील थी। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत डॉक्टर लोधी की तरफ देखा, फिर लेडी डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर साहिबा, आपने तो एक नर्स को मकतूल की साथी की निगरानी पर मामूर करने का वादा किया था। निगरानी करने वाली नर्स की आंखों में धूल झोंक कर कहाँ रुपोश हो गई? आपसे वादे के मुताबिक एक नर्स शबाना को उसकी देखभाल और निगरानी की ड्यूटी सौंप दी थी। लेडी डॉक्टर ने जवाब दिया, सुबह तो मैंने खुद भी उस औरत को वार्ड में मौजूद देखा था। उसे होश आ गया था और हम आपकी आमद का इंतजार कर रहे थे ताकि आप उसका बयान ले सकें, लेकिन आप नहीं आए। एक बात सोचकर तो मैं और ज्यादा परेशान हो रही हूँ। इस औरत ने खासे कीमती तलाई जेवरात पहन रखे थे कहीं? लेडी डॉक्टर ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने उसकी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मुझे भी यही शक है कि उसे कहीं किसी ने अगवा न कर लिया हो। अगवा और हमारे अस्पताल से? डॉक्टर इम्तियाज लोधी ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा तमाम स्टाफ बरसों का आजमाया हुआ और काबिल भरोसा है। हमने एक एक फर्द से पूछताछ कर ली है। अगवा जैसा कोई काम यहाँ नहीं हुआ। आप भी अपनी तसल्ली करना चाहें तो हमारे अमले से पूछगिछ कर सकते हैं। इसके लिए हमारी तरफ से आपको पूरी इजाजत है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मुमकिन है इस औरत की गुमशुदगी में बाहर के किसी फर्द का हाथ हो। कोई बाहर से आकर भी तो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जा सकता है। देखे जनाब, यहाँ तक किसी बाहर के आदमी का इसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाने का सवाल है तो आप यकीन करें ऐसा कोई वाकया हमारे अस्पताल में पेश नहीं आया। मैंने पूरी तरह से छानबीन कर ली है। आप भी चाहें तो अपनी तसल्ली कर लें। मैंने कहा, फिर भी वो औरत आपके अस्पताल से गायब हुई है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी थी। एक हवाले से मैं आपके मौकफ की तरदीद करूंगा मलिक साहब, डॉक्टर लोधी ने ठहरे हुए लहजे में कहा। यह अस्पताल किसी थाने की हवालात या जेल खाना नहीं है। यहाँ इलाज मुआवजे के लिए आने वालों को हम ना तो हथकड़ी लगा सकते हैं, ना ही बेलियां पहना सकते हैं। अगर कोई मरीज या मरीजा अपनी मर्जी से अस्पताल छोड़कर जाना चाहे तो हम जबरदस्ती उसे रोक भी नहीं सकते। और मेरा ख्याल है वो लड़की भी अपनी मर्जी से ही यहाँ से गई है, और अब वो क्यों और कहाँ गई है ये जानना और उसे तलाश करना आपका काम है। डॉक्टर लोधी की बात में वजन था। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर लेडी डॉक्टर को मुखातिब करते हुए पूछा, डॉक्टर साहबा, आपने बताया है कि आज सुबह से उसे होश आ गया था और उसकी तबीयत भी कदरे बेहतर थी। क्या उसने अपने बारे में कुछ बताया था? मुझसे तो उसकी बाकायदा बातचीत नहीं हुई थी, लेडी डॉक्टर ने जवाब दिया। दरअसल आज मैं बहुत मसरूफ रही हूँ। अलबत्ता नर्स शबाना से उसकी मुख्तसर गुफ्तगू हुई थी और शबाना ही की जुबानी मुझे मालूम हुआ कि उस औरत का नाम शहनाज था। ओह, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या मैं आपके अस्पताल की नर्स शबाना से मिल सकता हूँ? जरूर, लेडी डॉक्टर ने कहा और उठते हुए बोली, मैं अभी उसे यहाँ भेजती हूँ। लेडी डॉक्टर के जाने के बाद डॉक्टर इम्तियाज लोधी ने कहा, मुमकिन है नर्स शबाना से आपको कोई अहम बात मालूम हो जाए। वैसे मैंने भी शबाना से बात की थी मगर कोई भी टिप या क्लू नहीं मिल सका। लेकिन आप तो पुलिस वाले हैं मलिक साहब, बाल की खाल भी उतार सकते हैं। राई में से पहाड़ बरामद करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ये तारीफ है या मजाक, आप इसे कुछ भी समझ लें मगर हकीकत है। हर इंसान अपने रुख से देखता है लोधी साहब, मैंने मानी खेज लहजे में कहा। आप तो ये कहकर खुद को साफ बचा ले गए कि आपका अस्पताल कोई हवालात या जेल नहीं है जो आप इस औरत को यहाँ रोक सकते, बल्फाज़े दीगर आप इसकी हिफाजत कर सकते। इस तरह तो आप सिरे से ही बरीज़िम्मा हो गए। मैं आपकी इस अदा को चालाकी समझूं या अदाकारी? तो आप जवाबन चोट कर रहे हैं। ये सवाल पूछकर तो आप इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि थोड़ी देर पहले आपने मुझ पर चोट की थी। मैंने जेरे लब मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में कहा। डॉक्टर लोधी भी हंस दिए। आप वाकई पुलिस वाले हैं मलिक साहब, आपसे कौन जीत सकता है? और आप ठहरे डॉक्टर, मैंने भी जवाबन इसी अंदाज में कहा। आपको हराना कभी कोई आसान काम नहीं है। आप तो बाज़ औक़ात मौत को भी शिकस्त दे देते हैं। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, अस्तगफिरुल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे माफ करे। जिंदगी और मौत देने वाली जात उसी की है। एक डॉक्टर तो सिर्फ कोशिश करता है और कोशिश कभी कामयाब हो जाती है और कभी नाकाम। वजह फरमाया आपने डॉक्टर साहब, मैंने ताईदी लहजे में कहा।
कामयाबी और नाकामी देना उसी जात पाक के हाथ में है। इंसान वाकई ज्यादा से ज्यादा कोशिश ही कर सकता है। उसी वक्त एक पस्ता कामत औरत कमरे में दाखिल हुई। उसकी यूनिफॉर्म को देखते ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो कोई नर्स हो सकती थी। मेरे अंदाजे की तस्दीक डॉक्टर लोधी ने कर दी। मलिक साहब, ये शबाना है, नर्स शबाना। शबाना की उम्र लगभग 36 साल रही होगी। पस्ता कामत वाली एक फरबा औरत थी। अलबत्ता उसके खालोखत खासे दिलकश और जाज़बे नजर थे। उसे एक खुश शक्ल औरत कहा जा सकता था। उसके चेहरे में मैंने एक खास किस्म की तिखी सी कशिश महसूस की थी। वो डॉक्टर लोधी के इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गई। रस्मी अलग के बाद असल मौजू की तरफ आ गया। सिस्टर शबाना, तुम्हें उसी औरत की निगरानी पर मामूर किया गया था, फिर वो अचानक गायब किस तरह हो गई? मैंने पूछा। वो तामुल करते हुए बोली, जनाब मैंने तो पूरी तरह उसका ध्यान रखा था, लेकिन बस वो क्या कहते हैं, होनी होकर रहती है। जब वो गायब हुई उस वक्त तुम कहाँ थी? मैं तमाम वक्त उसके साथ ही रही थी, शबाना ने बताया। बस एक लम्हे को चूक हो गई, उसका फायदा उठाकर वो उड़न छू हो गई। मैंने पूछा, तुम किस चूक की बात कर रही हो? जनाब आज सुबह मरीजा को होश आ गया था, शबाना ने बताया, लेकिन मेरी कोशिश के बावजूद भी उसने मुझसे घुलने मिलने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैं चाहती थी वो मुझसे बातें करे ताकि मैं उस पर टूटने वाली विपदा के बारे में जान सकूं, लेकिन मजाल है जो इस सिलसिले में उसने अपनी जुबान खोली हो। बस इस दौरान मैं इतना ही जान सकी कि उसका नाम शहनाज था। ये बात मुझे लेडी डॉक्टर ने भी बताई है, मैंने कहा। उसके अलावा भी अगर तुम कोई बात उसके बारे में जानती हो तो मुझसे छुपाने की कोशिश ना करो। मैं उस शहनाज नामी औरत की मदद करना चाहता हूँ। मुझे जो मालूम था वो मैंने आपको बता दिया है। तुम किसी भूल चूक का जिक्र कर रही थी। हाँ, उसने हाँ को लंबा किया और फिर बोली, आज दोपहर शहनाज ने मुझे अपने पास बुलाया और बाथरूम जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये एक फितरी ख्वाहिश थी। वो जब से हमारे अस्पताल में आई थी मैंने एक मरतबा भी उसे बाथरूम जाते हुए नहीं देखा था। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो इस अरसे के दौरान में ज्यादा वक्त बेहोश रही थी। वो सांस लेने के लिए रुकी, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, तो जनाब मैंने शहनाज को अपने साथ लेकर लेडीज बाथरूम की तरफ गई। वो बाथरूम में दाखिल हुई तो मैं बाहर ही रुककर उसका इंतजार करने लगी। उसी वक्त अचानक मुझे एक सीरियस मरीज को देखने के लिए वार्ड की जानिब जाना पड़ा। मैं शहनाज को बाथरूम में छोड़कर सिर्फ 2 मिनट के लिए वार्ड में आई और फिर वापस चली गई। मैं जब बाथरूम के करीब पहुंची तो दरवाजा हनूज बंद था। मैं शहनाज के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। मजीद 10 मिनट गुजर गए तो मुझे इसके बारे में तशवीश हुई। उसे बाथरूम में गए हुए 20-25 मिनट हो गए थे। गुज़श्ता 24 घंटों से वो हमारे अस्पताल में थी और ये वक्त उसने जिस हालत में गुजारा था उसके पेश नजर मेरा उसके बारे में परेशान होना ठीक ही था। मेरे जहन में इस संदेशे ने सर उठाया कि कहीं वो बाथरूम के अंदर गिरकर दोबारा बेहोश ना हो गई हो। मैंने मजीद 5 मिनट इंतजार किया और फिर दरवाजे पर दस्तक देकर उसका नाम पुकारा, मगर अंदर से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मैंने दोबारा दस्तक दी और उससे पूछा कि वो खैरियत से है। इस मर्तबा भी मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। फिर मैं वक्फे से दस्तक देकर उसे पुकारने लगी। जब हर तरह से नाकामी हुई तो मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ। मैंने सोचा मुझे बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। ये बात मुझे अच्छी तरह याद थी कि शहनाज ने मेरी हदायत के मुताबिक बाथरूम के दरवाजे को अंदर से चटकनी नहीं लगाई थी। जिन मरीजों की हालत नागुफ्ताबे हो हम उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करते वक्त इस किस्म की हदायत जरूर देते हैं। मैंने दरवाजे के हैंडल को जरा सा घुमाकर अंदर पर दबाव डाला तो वो आसानी खुलता चला गया और उस वक्त मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा जब मैंने बाथरूम को अंदर से खाली पाया। वहाँ शहनाज का नामो निशान भी नहीं था। मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने अपने सीनियर्स को सूरत हाल से आगाह किया। उसके बाद शहनाज को पूरे शद्दोमत से सारे अस्पताल में तलाश किया गया, लेकिन वो हैरत अंगेज तौर पर कहीं नहीं पाई गई। बिलाखिर ये राय कायम कर ली गई कि वो अपनी मर्जी से अस्पताल से कहीं चली गई थी। शबाना का तोलानी बयान खत्म हुआ तो मैंने पूछा, सिस्टर तुमने अभी बताया है कि तुम सिर्फ 2 मिनट में वार्ड से होकर वापस आ गई थी। जी, मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ही लगे थे, उसने इस बात में जवाब दिया। और इसी दौरान में वो पुरस्कार तौर पर रूपोश हो चुकी थी। मैंने सवाल किया, तो तुम तो उस वक्त वार्ड में किसी सीरियस मरीज को देखने गई थी, फिर सिर्फ 2 मिनट ही में कैसे वापस आ गई? मुझे
मुझे पता था आप ये सवाल जरूर करेंगे, नर्स शबाना ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। फिर बताया, जब मैं इस मरीज को अटेंड करने वार्ड में पहुंची तो मुझसे पहले ही वहाँ एक सीनियर डॉक्टर पहुंच चुके थे और एक दूसरी नर्स भी उनके साथ ही थी। दरअसल वो डॉक्टर साहब उस वक्त राउंड पर थे, इसलिए मैं वापस शहनाज के पास आ गई। जब शहनाज पुरस्कार तौर पर बाथरूम से गायब हुई उस वक्त दोपहर का क्या बजा होगा, मैंने पूछा। वो 12 और 12:30 का दरमियानी वक्त था, शबाना ने जवाब दिया। क्या उस अस्पताल के डॉक्टर दोपहर चढ़े राउंड पर आते हैं? नहीं जनाब, उसने नफी में सर हिलाया। मामूल का राउंड तो रोजाना सुबह ही होता है। मैंने जिन डॉक्टर साहब का जिक्र किया है वो हफ्ते में एक स्पेशल राउंड भी करते हैं और उस राउंड का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। उनका जब मूड हो या जब वो मुनासिब समझे राउंड कर लेते हैं। मैंने पूछा, सिस्टर शबाना, जब तुम शहनाज वाले बाथरूम के बाहर पहरा दे रही थी तो तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि वो अंदर वार्ड में किसी मरीज को तुम्हारी अटेंशन की फौरन जरूरत है? आपने तो मेरे दिमाग की चोलें हिला कर रख दी हैं थानेदार साहब, वो दोनों हाथों से सर को थामते हुए बोली। आपके इन पे दर पे सवालात से तो मुझे खौफ आने लगा है। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे सारा शक आपको मुझ पर ही हो। हम अपनी तफ्तीश के दौरान में किसी मामूली से मामूली बात को भी नजरअंदाज नहीं करते। मैंने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, हमारी तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से दौड़ती है। तुमसे इसलिए भी ज्यादा कुरेद कुरेद कर पूछा जा रहा है कि तुम वो वाहिद फर्द हो जिसने आखिरी मर्तबा शहनाज को देखा था। डॉक्टर लोधी ने पहली मर्तबा हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए नर्स शबाना से कहा, लगता है पुलिस वालों से तुम्हारा पहली मर्तबा वास्ता पड़ा है। ये तो इसी तरह के सवाल पूछ पूछ कर हल्कान कर देते हैं। शबाना ने कहा, यस सर, ये मेरा पहला तजुर्बा है। वो डॉक्टर लोधी से मुखातिब थी। वो और मेरी दुआ है कि ये आखिरी भी साबित हो। मैंने याद दहानी के अंदाज में कहा, सिस्टर शबाना, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, जनाब, मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि आपने मुझसे पूछा क्या था। बराए मेहरबानी अपना सवाल दोहराएंगे आप? जरूर, मैंने पहलू बदलते हुए कहा। फिर पूछा, शबाना, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई थी कि वार्ड के अंदर कोई मरीज सीरियस है और उसे तुम्हारी फौरी जरूरत है? ये बात मुझे उस मरीज के लवाहकीन ने बताई थी, वो मोतदिल लहजे में बोली, और मैं अपनी तरबियत से मजबूर होकर फौरन अंदर लपक गई थी। मैंने कहा, सिस्टर शबाना, तुम्हें ये बात तो अच्छी तरह मालूम होगी कि शहनाज नामी उस औरत की निगरानी की जिम्मेदारी तुम्हें क्यों सौंपी गई थी। उसकी हालत इंतहाई नाजुक थी, उसने जवाब दिया, और इस अस्पताल के सीनियर्स मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। इसके अलावा भी कोई खास बात थी? मैं समझी नहीं। वो उलझन आमेज लहजे में बोली, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, याद करो शबाना, कल ही की तो बात है, लेडी डॉक्टर ने तुम्हें एक खास बात की हदायत की थी। ओह, तो आप शहनाज के जेवरात की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तुम सही जगह पर पहुंची हो। मैंने कहा, कल जब मैंने शहनाज का बयान लेने अस्पताल आया तो वो बयान देने के काबिल नहीं थी। मैं उसके जिस्म पर मौजूद जेवरात की तरफ से भी मुतफक्कर था और मैंने लेडी डॉक्टर से भी कहा था कि वो जेवरात उतार कर मेरी तहवील में दे दिए जाएं। लेकिन डॉक्टर का मौक़िफ़ ये था कि जेवरात उतारने के दौरान मैं अगर मरीज की नींद में खलल पड़ गया तो वो दोबारा उसकी वही कैफियत हो सकती है जिससे वो एक मर्तबा पहले गुजर चुकी थी, यानी वही हिस्ट्रियाई कैफियत जिसमें उस पर तशन्नुजी दौरा भी पड़ा था। चनाचे डॉक्टर साहिबा ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो एक नर्स को मरीजा पर मुतय्यन कर देंगी जो उसकी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ उसकी जेवरात की भी हिफाजत करेगी। मैं इसी सिलसिले में जानना चाहता हूँ, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं जेवरात के बारे में? मैंने पूछा, क्या तुम्हारी कड़ी निगरानी के दौरान में वो तमाम जेवरात उसके जिस्म पर मौजूद रहे थे? शबाना ने असबात में जवाब दिया। मैंने सवाल किया, और जब आज दोपहर को वो तुम्हारे साथ बाथरूम की तरफ गई तो क्या उस वक्त भी शबाना ने वो तमाम जेवरात पहन रखे थे? जी बिल्कुल, वो कतईयत से बोली। उसने एक लम्हे के लिए भी वो जेवरात अपने बदन से अलहदा नहीं किए थे। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इसका मतलब है जेवरात भी उसके साथ ही गायब हो गए हैं। मुझे गहरी सोच में गर्क देखकर डॉक्टर लोधी ने कहा, मलिक साहब, मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है आप किन खतूत पर सोच रहे हैं। आपको हर किस्म के अंदाजे लगाने का हक हासिल है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। डॉक्टर लोधी बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि शहनाज की रूपोशी में उसके जेवरात का अमल दखल भी है। क्या ऐसा होना नामुमकिन है? मुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, लोधी फलसफियाना अंदाज में बोला। जिस चीज के होने की शराइत पूरी हो जाए वो हो जाती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, अगर आपका ख्याल ये है कि शहनाज को किसी ने जेवरात वगैरह के लालच में अगवा किया है तो आपका ख्याल दुरुस्त नहीं है और वो यहाँ से अपनी मर्जी से गई है। ये बात आप इतने वसूख से किस तरह कह सकते हैं? क्योंकि
क्योंकि इस सूरत हाल में अगवा जैसे वाक़े के वकूअ पजीर होने की शराइत की तकमील के आसार दिखाई नहीं देते। सिर्फ 2 मिनट में शहनाज बाथरूम से गायब हो गई, ऐसा वो अपनी मर्जी से कर सकती है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपके ख्यालात से इत्तफाक कर लेता हूँ, मैंने कहा। ऐसी सूरत में आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा कि बाथरूम में बंद शहनाज को ये किस तरह इल्म हुआ कि उसके पहरेदार शबाना 2 मिनट के लिए उसकी तरफ से गाफिल हो गई है और उसने उस मौके से फायदा उठा लिया। महज इत्तफाक है। डॉक्टर लोधी ने कंधे झुकाए। जब शबाना वार्ड की तरफ गई उसी वक्त शहनाज बाथरूम से निकली होगी और शहनाज को वहां मौजूद ना पाकर वो चुपके से खिसक गई होगी। उसने यकीनन पहले ही से वहां से फरार का सोच रखा था, मैंने तंजिया अमेज लहजे में कहा। और इसी 2 मिनट की कलील मुद्दत में वो हस्पताल से इस तरह गायब हो गई कि यहाँ के कोने कोने में झांकने के बावजूद भी वो कहीं से बरामद नहीं हुई। हकीकत यही है, डॉक्टर लोधी ने कहा। आपको वसी पैमाने पर उसकी तलाश का बंदोबस्त करना होगा। वो बंदोबस्त तो हम जरूर करेंगे, मैंने कहा, लेकिन आपसे भी भरपूर ताउन की अपील है। हम हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। मैंने कहा, आपको शहनाज के बारे में कोई छोटी से छोटी बात या मामूली से मामूली सुराग भी मिले तो आप पहली फुर्सत में मुझे इससे मुतला करेंगे। मैंने नर्स शबाना से पूछा, सिस्टर तुम तो साए की तरह शहनाज के साथ लगी हुई थी, क्या उसे दोबारा भी तशन्नुजी दौरा पड़ा था? नहीं जनाब, आज सुबह से वो अच्छी खासी थी, शबाना ने जवाब दिया। बस बोल चाल नहीं रही थी। मैंने कई बार उसकी जुबान खुलवाने की कोशिश की मगर हर मर्तबा नाकामयाब रही। मजीद 2-4 सवालात के बाद हम हस्पताल से वापस थाने गए। जब हम थाने पहुंचे तो चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। एएसआई सलामत अली कमरे में ही बैठ गया। मैंने कहा, सलामत अली, मुझसे गलती हो गई। कल जब मैं बाबा निजामुद्दीन के साथ शहनाज को देखने हस्पताल गया था तो उस वक्त मुझे अपने साथ किसी फोटोग्राफर को भी लेकर जाना चाहिए था। अगर उस वक्त हमारे पास शहनाज की कोई तस्वीर होती तो उसकी तलाश में हमें कितनी आसानी हो जाती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, एएसआई ने मेरे ख्याल की तायद की, लेकिन बहरहाल हमें शहनाज को तलाश तो करना ही है। मैं ये काम अब तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, मैंने कहा। तुम होशियार किस्म के कांस्टेबल्स का इंतखाब करो, फिर उन्हें शहनाज का हुलिया समझाकर उसे तलाश करने पर लगा दो। उन्हें ताकीद कर दो कि पूरे इलाके में फैलकर पूरी जद्दोजहद से उसे ढूंढने की कोशिश करें। वो अगर अगवा नहीं हुई तो यकीनन इसी इलाके में कहीं रूपोश होगी। उसकी बाजियाबी बहुत जरूरी है सलामत अली, आप फिक्र न करें मलिक साहब, एएसआई ने यकीन दहानी खिलाते हुए कहा। मैं शहनाज की तलाशी का मुकम्मल इंतजाम कर दूंगा। मैंने कहा, उसके साथ तुम बस स्टॉप और तांगा स्टैंड को भी खुद चेक करो। उन बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों से मुलाकात करने की कोशिश करो जो आज दोपहर से शाम तक हमारे इलाके में गुजरी हैं। इसी तरह तांगा बानों से भी पूछताछ करो, मुमकिन है कहीं से शहनाज का सुराग मिल जाए। ये भी हो जाएगा, एएसआई ठोस लहजे में बोला। आपका कल का क्या प्रोग्राम है जनाब? आपके अंदाजा उतार से महसूस हो रहा है कि आप कल थाने में नहीं होंगे। तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है सलामत अली, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। मैं कल सरगोदा जाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले डीएसपी को भी ताज़ा तरीन रिपोर्ट पहुँचाना है। एएसआई ने कहा, डीएसपी साहब तो हाफजाबाद में है और सरगोदा उसके मुखालिफ सिमत में है। हाँ, मैं भी इसी तजब्जुब में हूँ, मैंने कहा। मैं आज रात मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर लूंगा। मैं सोच रहा हूँ तुम सुबह वो रिपोर्ट डीएसपी साहब को पहुँचा दो और मेरे ना जाने की माजूरी भी उन्हें बता दो। मैं सीधा सरगोदा चला जाता हूँ। हाफजाबाद वाला काम मैं सुबह निपटा लूंगा। एएसआई ने फिर पूछा, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि शहनाज पिंडी भटिया से निकलकर सरगोदा गई होगी? इसके इम्कानात तो बहरहाल है ना, मैंने अस्पात में सर हिलाते हुए कहा। मकतूल की जेब से जो पर्चा बरामद हुआ उस पर सरगोदा के किसी इरशाद हुसैन का एड्रेस दर्ज था। बस के कंडक्टर के मुताबिक वो दोनों सरगोदा जा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि मुमकिन है वो इरशाद हुसैन के पास ही जा रहे हों। इन्हीं हालात और वाकयात की रोशनी में मैं ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है शहनाज हस्पताल से निकलकर सरगोदा जाने वाली बस में सवार हो गई हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो रसूलपुर तारक की जाने वाली बस में सवार हो गई हो। एएसआई ने इजहार राय करते हुए कहा। इस इम्कान को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सलामत अली, मैंने ताईदी लहजे में कहा। लेकिन सरगोदा की जानिब मेरे जाने की वजह यह है कि बेफर्ज मुहाल अगर शहनाज इरशाद हुसैन के पास नहीं भी गई तो वो कम अज कम मकतूल और शहनाज के बारे में जानता जरूर होगा। इसके बरखिलाफ
दूसरी तरफ यानी रसूलपुर तारड़ के सिलसिले में हम मुकम्मल तारीकी में हैं। ASI ने कहा, आपकी दलील पुरवजन है, लेकिन ये सब इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर शहनाज अज खुद कहीं गई हो। इसके बरक्स अगर उसे जबरदस्ती अगवा किया गया है तो उसका सरगोदा या रसूलपुर तारड़ में पाया जाना मुमकिन नहीं है। फिलहाल तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, मैंने कहा। इसके अलावा अगर कोई और लाइन ऑफ एक्शन तुम्हारे जहन में हो तो मशवरा दो। वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, फौरी तौर पर वही मुमकिन है जो आप करना चाह रहे हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने सवाल किया, आप सरगोदा से कब तक वापस आ जाएंगे? मैं इंशाल्लाह शाम से पहले ही वापस आने की कोशिश करूंगा, मैंने जवाब दिया। फिर पूछा, तुमने ये सवाल क्यों किया? इस मुसीबत की वजह से जो हवालात में बंद है। ASI का इशारा चौधरी हक नवाज खैर की जानिब था, जो अदालती रिमांड पर मेरी कस्टडी में था। मैंने पूछा, तुम्हारे ख्याल में वो कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है? वो क्या मुसीबत पैदा करेगा जनाब? ASI ने कहा, उसके तो सारे कसबल निकल चुके हैं। एक ही रात की मेहमानदारी ने उसका किबला दुरुस्त कर दिया है और आज की रात रही से ही कसर भी निकल जाएगी। फिर क्या परेशानी है? वो बोला, चौधरी के लवाहकीन और बड़ी बड़ी धमकी आमेज सिफारिशात लाने वाले कोई गड़बड़ न कर दे। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। चौधरी इस वक्त अदालती रिमांड पर है और पूरी तरह हमारे कब्जे कुदरत में है। उसके लगते लगाते हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। अब उन्हें जो कुछ भी करना होगा अदालत के कमरे में करेंगे। इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की चंदा जरूरत नहीं है, और अगर कोई भूले भटके इधर आ भी निकले तो उसे जूते की नोक पर रखना। किसी रिवायत की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा पक्का और मुकम्मल केस बनाया है कि ये फिरौन सिफ्त चौधरी बच नहीं सकेगा। ASI की फिक्र जाती रही। आइंदा रोज मैंने ASI सलामत अली की बजाय दूसरे ASI शहबाज अहमद को अपनी तैयार करदा रिपोर्ट देकर DSP साहब के पास हाफजाबाद रवाना कर दिया और खुद सरगोदा जाने वाली बस में सवार हो गया। ASI सलामत अली को मैंने दानिस्ता थाने में रोक लिया था। मेरी गैर मौजूदगी में वो तमाम अमूर ज्यादा बेहतर अंदाज में निपटा सकता था। फिर उसकी मदद के लिए हवालदार नजाकत अली भी मौजूद था। इनके अलावा मेरे थाने का बाकी अमला भी बहुत मुस्तैद और चाको चौबंद था। वो तमाम ASI सलामत अली से भरपूर ताउन करते थे। मैं सरगोदा से भलवाल और भलवाल से मौजा नूरपुर नून पहुंच गया। फिर इरशाद हुसैन का घर तलाश करने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इरशाद हुसैन अपने घर पर मौजूद नहीं था। उसकी बीवी ने बताया कि वो इस वक्त अपनी दुकान पर होगा। इरशाद हुसैन आड़त का काम करता था और मंडी भलवाल में उसकी दुकान थी। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं भलवाल ही में उससे मिल लेता। ताहम मैंने वापसी का सफर इख्तियार किया और मंडी भलवाल में इरशाद हुसैन की दुकान पर पहुंच गया। उस वक्त मैं सादा लिबास में था। मैंने अपना तारुफ करवाया तो इरशाद हुसैन सीधा होकर बैठ गया और खुश अखलाकी से बोला, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मलिक साहब, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। फिर उसने मुलाजिम को आवाज दी, ओए जफीरी जरा इधर आ, खिदमत बताने ही तो आया हूँ, मैंने कहा और अपनी जेब में से मकतूल की तस्वीर निकालकर इरशाद हुसैन के सामने रखते हुए पूछा, इस शख्स को जानते हैं? इरशाद हुसैन ने वो तस्वीर लेकर उस पर गहरी नजर डाली। उसी वक्त जफरी नामी मुलाजिम ने आकर कहा, जी इरशाद साहब हुक्म करो जी। इरशाद हुसैन ने तस्वीर से निगाह हटाकर मुलाजिम से कहा, जाओ जल्दी से जाकर मलिक साहब के लिए दूध पत्ती लेकर आना, और हाँ चाय वाले से कहना टाइट किस्म की दूध पत्ती बनाए। मैंने कहा, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है इरशाद साहब, मैं आपसे 2 बातें करके वापस चला जाऊंगा। और बादशाह वापस भी चले जाना। वो खुश दिली से बोला, अभी जरा दूध पत्ती पिए, फिर खाना शाना मंगवाते हैं। मैंने कहा, इरशाद साहब मैं अब इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, लिहाजा इस खातिरदारी की जरूरत नहीं है, आपकी दावत उधार रही। इसी दौरान में मुलाजिम जफरी इरशाद हुसैन का इशारा पाकर वहां से 9-2-11 हो चुका था। इरशाद हुसैन ने कहा, जनाब दावत की क्या बात है, मैं तो ये कह रहा था कि अब खाने का वक्त होने ही वाला है, मेरा साथ देकर आप मेरी इज्जत अफजाई करें, आखिर इतनी दूर से आए हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, इरशाद साहब आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपना सवाल दोहराया, क्या आप तस्वीर वाले इस शख्स को जानते हैं? उसके साथ ही मैंने उंगली से तस्वीर की जानिब इशारा किया। मजीद ये भी बताया कि इरशाद हुसैन का पता हमें उसकी जेब से मिला था। वो असबाब में सर हिलाते हुए बोला, जी मैं इस शख्स को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, इसका नाम अलियास है, मगर इसे हुआ क्या है, तस्वीर में तो खासी गड़बड़ नजर आ रही है, ये एक हादसे का शिकार हो चुका है। मैंने मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा,
आप इसके बारे में मुझे तफसीलात बताएं। अभी इरशाद ने मकतूल का नाम अलियास बताया था, मुझे फौरन याद आ गया कि हस्पताल में लेडी डॉक्टर ने भी यही नाम लिया था। उसने बताया था कि जब शहनाज को होश आया तो वो अलियास का नाम पुकार कर चीखती थी। इसके बाद ही उस पर तशन्नुजी का दौरा पड़ा था। अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि मकतूल का नाम अलियास ही था। इरशाद ने कहा, जनाब आप गोल मोल बात ना करें, खुलकर बताएं इस शख्स को क्या हादसा पेश आया है। मैंने मुख्तसर अल्फाज में इरशाद हुसैन को सूरत हाल से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, मलिक साहब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने लड़की का जो नाम बताया है उसमें कुछ गड़बड़ है। मेरे ख्याल में उसका नाम शहनाज नहीं बल्कि शमीम होना चाहिए। फिर इरशाद हुसैन ने मुझे अलियास और उसकी साथी औरत के बारे में जो कुछ बताया, मैं उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अलियास नामी वो मकतूल जो चौधरी हक नवाज खलल के जुल्म का निशाना बना था, वो मौजा मंडूरा का रहने वाला था। उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी और मंडी काल की हाफिजाबाद में आरती के पास मुंशी के तौर पर काम करता था। इरशाद हुसैन से उसकी जान पहचान और बादशाह दोस्ती इस आरती की दुकान पर हुई थी। इरशाद हुसैन का अक्सर वहां आना जाना रहता था, इसलिए अलियास से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। इरशाद हुसैन के मुताबिक अलियास शमीम नामी एक लड़की से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। शमीम भी उसी के गांव मौजा मंडोरा में रहती थी, इसीलिए इरशाद ने ख्याल जाहिर किया था कि अलियास के साथ शमीम को होना चाहिए था। इसके अलावा भी इरशाद हुसैन ने बहुत सी बातें बताई, लेकिन मौजूदा केस से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसका बयान खत्म हुआ तो मैंने पूछा, इरशाद साहब आपके ख्याल के मुताबिक मकतूल अलियास की साथी लड़की शहनाज नहीं बल्कि शमीम हो सकती है, क्योंकि अलियास नामी शख्स शमीम नामी लड़की से मोहब्बत करता था और आइंदा उससे शादी करने का इरादा रखता था। क्या उनकी शादी हो गई थी? मेरी मालूमात के मुताबिक अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। मैंने कहा, मकतूल और उसकी साथी औरत शहनाज शमीम को देखकर पहला तासुर यही कायम होता था कि वो एक नौब्याहता जोड़ा है, मुमकिन है उनकी शादी हो गई हो। वो उलझन आमेज लहजे में बोला, ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों? वो इसलिए कि अगर अलियास की शादी हुई होती तो वो मुझे शादी में शिरकत की दावत जरूर देता। इरशाद हुसैन ने कहा, आप आखिरी मर्तबा अलियास से कब मिले थे? 1 माह पहले। क्या उस वक्त अलियास ने अपनी शादी के बारे में कोई बात की थी? बिल्कुल नहीं, वो नफी में सर हिलाते हुए बोला। फिर बताया, मलिक साहब अलियास की शादी इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी। अगरचे शमीम और अलियास एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते थे, लेकिन शमीम का बाप इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। वो एक लालची शख्स था और अपनी बेटी की शादी किसी अमीर कबीर शख्स से करना चाहता था, जबकि अलियास की हैसियत बहुत मामूली थी और उसका कोई खानदानी पस मंजर भी नहीं था। वो एक यतीम शख्स था। उसकी परवरिश और तालीम तरबियत उसके चचा के घर में हुई थी और वो एक आरती के पास मुंशी गिरी कर रहा था। आपके इस इंकशाफ से मेरा जहन एक और जाविये पर सोच रहा है। मैंने पुरसोच लहजे में कहा, अगर वाकई उनकी शादी में रुकावट थी तो मुमकिन है फिर अलियास ने शमीम को घर से भगा लिया हो। लेकिन एक बात मेरे जहन को उलझा रही है। वो क्या मलिक साहब? जब तक ये फैसला ना हो जाए कि मकतूल की साथी औरत शमीम थी या शहनाज, उस वक्त तक कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। मैंने कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक तो मकतूल की साथी का नाम शहनाज था और वो शहनाज अब कहीं रुपोश हो चुकी है। इरशाद हुसैन ने कहा, मैं इस बात पर बज़िद तो नहीं हूँ, लेकिन अलियास के साथ शमीम ही थी। मैंने तो एक इम्कान का जिक्र किया था। मैंने पूछा, जब आखिरी मर्तबा आपकी अलियास से मुलाकात हुई तो उस वक्त उसकी बातों से आपको कोई इशारा मिला था जिससे मौजूदा वाक़े पर रोशनी पड़ सकती हो? नहीं। इरशाद ने नफी में सर हिला दिया। हमारे दरमियान रूटीन की बातें हुई थी। क्या उसने आपके पास आने की कोई बात की थी? वो तो हर मुलाकात पर यह वादा करता था कि मुझसे मिलने यहाँ आएगा। मैंने पूछा, क्या वो आपसे मिलने कभी यहाँ आ चुका है? नहीं, अभी तक सिर्फ वादों पर काम चल रहा था। इरशाद हुसैन ने बताया, मैं हर मर्तबा उसे अपना मुकम्मल पता देकर आता था और हर बार वो आने का पक्का वादा करता था। मैंने कहा, इस दफा तो वाकई आपके पास आ रहा था एक अदद लड़की के साथ, मगर कुदरत को शायद ये मंजूर ही नहीं था। बीच रास्ते में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसका जिक्र भी लर्जा खेज है। ये कहकर मैंने अलियास के साथ पेश आने वाले सानहे की तफसील बयान कर दी। इरशाद हुसैन के चेहरे पर दुख की गहरी परछाई थी।
वो गुरु की लहजे में बोला, बड़ा समझदार और यारों का यार था, बेचारा बेमौत मारा गया। इतनी हसरतनाक मौत का तो मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं तो उसके सर पर सेहरे के फूल सजे हुए देखना चाहता था। अचानक ये क्या हो गया मलिक साहब? मैं इरशाद हुसैन के गम को समझ रहा था, लेकिन मैं उसकी दिलजोई ही कर सकता था, उसके दोस्त को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता था। काफी देर तक हमारे दरमियान खामोशी हायल रही। फिर मैंने कहा, इरशाद साहब, आप मुझे इलियास के घर और दुकान का मुकम्मल एड्रेस दे दें। उसके वारिसों से राब्ता करना बहुत जरूरी है। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, मकतूल के गांव पहुंचने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि उसके साथ शमीम थी या कोई शहनाज। हाँ, इस बात का फैसला मंढोरा जाने के बाद ही होगा, इरशाद हुसैन ने कहा। फिर एक कागज पर मुझे इलियास के गांव और मंडी काली की का एड्रेस लिखकर दे दिया। मैं कुछ देर मजीद वहां ठहरा, फिर वापसी का सफर इख्तियार किया। इरशाद हुसैन के बेहद इसरार के बावजूद भी मैंने दोपहर का खाना उसके साथ नहीं खाया था। उसने मुझसे वादा किया था कि बहुत जल्द वो भी मंढोरा पहुंचेगा। मैं वापस अपने थाने पहुंचा तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। एएसआई सलामत अली बड़ी शिद्दत से शहनाज, बकौल इरशाद, शमीम की तलाश जारी रखे हुए था और हाफिजाबाद जाने वाले एएसआई शहबाज अहमद भी वापस आ चुका था। सलामत अली की मुझसे मुलाकात हुई तो मैंने उससे तफसीलात से आगाह किया। शहनाज की तलाश के सिलसिले में अभी उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। उसने कहा, मलिक साहब, मेरा ख्याल है अब तो इस केस का नक्शा खासा तब्दील हो गया है। वो किस तरह? सलामत अली? वो बोला, हमें मकतूल के ठिकाने का इल्म हो चुका है। अब हमें पहली फुर्सत में मंढोरा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शहनाज का सुराग भी वहीं से मिल सकेगा और शहनाज के शमीम का टुकड़ा भी वहां जाकर ही हल होगा। ठीक है, हम कल मंढोरा जाएंगे, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। एएसआई बोला, मलिक साहब, चौधरी के रिमांड की मुद्दत में अभी कितने दिन हैं? अभी तो सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं, मैंने जवाब दिया। मैंने उसका 1 हफ्ते का रिमांड हासिल किया है। फिर मैंने पूछा, क्यों, कोई खास बात? नहीं जनाब, कोई खास बात नहीं, वो सरसरी से लहजे में बोला। मैं ये हिसाब लगा रहा था कि आप चालान कब पेश करेंगे। रिमांड की मुद्दत खत्म होगी तो चालान भी पेश कर देंगे सलामत अली। मैंने कहा, चौधरी को जेल कस्टडी हो जाए तो मेरे जहन का दबाव कुछ कम होगा। उसके बाद हम काफी देर तक इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र करते रहे। मेरी रहायश इन दिनों थाने से मुल्हका सरकारी क्वार्टर में थी। सलामत अली रात 8 बजे अपने घर चला गया था। वो गुज़िश्ता 2 रोज से थाने ही में था। मैंने उसे ताकीद कर दी थी कि वो सुबह जरा जल्दी आ जाए ताकि मंढोरा जाने के लिए खुसूसी तैयारी की जा सके। आइंदा रोज मैं एएसआई सलामत अली के साथ मंढोरा गांव जाने के लिए रवाना हो गया। हमें पहले बस के जरिए रसूलपुर तारड़ जाना था, फिर वहां से आगे मंढोरा तक तांगे का सफर था। दौरान सफर में एएसआई ने पूछा, मलिक साहब, क्या हम सीधे मंढोरा जा रहे हैं? नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। हमें थ्रू प्रॉपर चैनल कार्रवाई करना होगी। जरा ये भी तो मालूम हो कि इस इलाके में मकतूल इलियास और शहनाज शमीम की क्या खबरें हैं। एएसआई ने कहा, इसका मतलब है हम पहले थाना जाएंगे। बिल्कुल, जब ये मालूम हो गया कि मकतूल का ताल्लुक इस इलाके से है तो फिर हमें पहले वहाँ के थाने से इसके बारे में ताजा तरीन मालूमात हासिल करनी चाहिए। एएसआई ने मेरी बात से इत्तफाक किया। हम रसूलपुर तारड़ पहुंचने के बाद मौजाद मंढोरा के मुतल्लिका थाने गए और वहाँ के थाना इंचार्ज से मुलाकात की। मज़कूरा थानेदार का नाम सदीक घुसन था। मैंने सदीक घुसन को अपनी आमद की गर्जो गायब बताई तो वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मलिक साहब, आप तो बड़ी सनसनीखेज खबर लेकर आए हैं। उसने तकरीबन उछलते हुए कहा, हम तो अभी तक एक ही रुख पर काम कर रहे थे, आपने तो सारा मसला ही हल कर दिया। आप किस रुख पर काम कर रहे थे घुसन साहब? मैंने पूछा। वो बोला, 3-4 रोज पहले हमारे पास एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गुम होने वाली लड़की का नाम शमीम है और वो मौजा मंढोरा की रहने वाली है। लड़की का बाप फतेहदीन जो खुद हमारे पास आया था रिपोर्ट लिखवाने, उसके साथ जमींदार मलिक खुदा बख्श भी था। हमने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद लड़की की तलाश शुरू कर दी है। आपने लड़की को कहाँ तलाश किया घुसन साहब? आले दुआले के तमाम पिंडगरां देख लिए हैं, उसने बताया, लेकिन उसका कोई नामो निशान भी नहीं मिला। एक लम्हे के तौर से उसने इजाफा किया, हमें बताया गया था कि जिस रात शमीम गायब हुई है उसकी दूसरी सुबह उसकी शादी होने वाली थी। शादी? अब मेरे हैरान होने की बारी थी। उसकी शादी किसके साथ हो रही थी? मैंने इस तरारी लहजे में पूछा।
मलिक खुदा बख्श से। अच्छा, क्या वाकई? जी मलिक साहब, बिल्कुल यही हकीकत है, हुसैन ने बताया। वैसे मेरे ख्याल में अच्छा ही हुआ शमीम पुरस्कार तौर पर गायब हो गई, वरना ये शादी अगर हो जाती तो वो बेचारी जिंदगी भर अंगारों पर ही लौटती रहती। वो क्यों हुसैन साहब? वो इसलिए मलिक साहब के मलिक खुदा बख्श की उम्र इस वक्त, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, तो कम से कम 60 जरूर होगी। ये बेजोड़ और इंतहाई नामुनासिब शादी ना होती तो और क्या होता? शमीम मुश्किल से 18 साल की होगी। मैंने कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैंने भी इस लड़की को देखा था, उसकी उम्र कमोबेश इतनी ही होगी और वो थी भी हसीन और दिलकश। मेरा तो ख्याल है मलिक साहब, लड़की अपनी मर्जी से ही कहीं गई होगी। थाना इंचार्ज सदीक हुसैन ने पुरख्याल अंदाज में कहा। उसे अगवा नहीं किया गया, बल्कि वो उस शादी से बचने के लिए इधर उधर हो गई होगी। पहले तो मेरा ख्याल था, लेकिन अब आपने खूबसूरत बात बताई है। इसके पेश नजर तो शमीम अलियास के साथ फरार हुई होगी और अलियास के बाद वो एक मर्तबा फिर रोपोश हो गई। मैंने कहा, मुझे बाखबर जराए से मालूम हुआ है कि अलियास और शमीम एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। अब इस बात की तस्दीक तो हो गई थी कि मकतूल की साथी औरत का नाम दरअसल शमीम था और वो मकतूल ही के गांव की रहने वाली थी। उसके साथ साथ ये भी पता चल गया था कि वो औरत नहीं, एक लड़की थी। सदीक हुसैन ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, ऐसी कुछ उड़ती उड़ती खबरें मैंने भी सुनी है, मगर ये कोई खास बात नहीं है। मैंने पूछा, हुसैन साहब, लड़की के वालिद ने रिपोर्ट में किसी पर शक तो जाहिर किया होगा? मेरा मतलब है, उसने ये तो बताया होगा कि उसकी बेटी की गुमशुदगी में किसका हाथ हो सकता है। उसने नफी में जवाब दिया, नहीं मलिक साहब, शमीम के बाप फतेहदीन ने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। इसीलिए मैं समझा कि लड़की चूंकि इस शादी के लिए राजी नहीं थी, इसलिए खुद ही कहीं चली गई। मुझे तो तलाश में नाकामी के बाद ये यकीन हो गया था कि शमीम ने किसी नहर या दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली होगी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। सदीक हुसैन के तज्जियाती ख्यालात सुनकर मुझे दिली अफसोस हुआ। हमारे गांव देहात के अक्सर थानों में ऐसे ही आराम तलब और मोटे दिमाग के पुलिस एहलकार मौजूद हैं, फिर जुराइम की तादाद में इजाफा ना हो तो क्या हो। मैंने कहा, हुसैन साहब, क्या लड़की के घर वालों को ये बात मालूम थी कि उनकी लड़की अलियास नामी किसी शख्स से मोहब्बत करती थी? जाहिर है जनाब, पता तो होगा। वो बेनियाजी से बोला, ऐसी बातें भला कहाँ छुपती हैं। फिर वो राजदाराना अंदाज में गोया हुआ, मलिक साहब, दरअसल बात यह है कि लड़की का बाप उसका सौदा कर रहा था। सौदा? मैं चौंका। किस किस्म का सौदा जनाब? हुसैन साहब वो मानी खायस अंदाज में मुस्कुराया और बोला, ये सौदा ही हुआ ना जनाब। मलिक खुदा बख्श जमींदार जमीन से शादी के बदले में फतेहदीन को पूरे 10 एकड़ अराजी देने को तैयार था। फतेहदीन एक लालची इंसान है, वो मलिक खुदा बख्श के चक्कर में आ गया। वैसे भी लड़की की माँ का इंतकाल हो चुका है और बाकी 2 बहन भाई इससे छोटे हैं। लड़कियों की माएं जिंदा हो तो ऐसे मौकों पर उनकी हमायत में बोलती हैं। शमीम तो पूरी तरह अपने बाप के रहमो करम पर थी। वो अलियास से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसका बाप उसे बूढ़े और बीमार जमींदार मलिक खुदा बख्श को औंपना चाहता था। 10 एकड़ जमीन के लालच ने उसकी मत मार दी थी। मैंने कहा, आपकी बातों से तो लगता है मलिक खुदा बख्श खासा असर रसूख वाला बंदा होगा। उसने इस बात में जवाब दिया, वो बहुत बड़ा जमींदार है जनाब। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैंने उलझन आवेज अंदाज में कहा। कौन सी बात जनाब मलिक साहब? मैंने कहा, शमीम के अचानक पुरसरार तौर पर गायब हो जाने पर किसी का ध्यान अलियास की तरफ क्यों नहीं गया? दोनों एक ही गांव में रहते थे। शमीम के साथ साथ जब वो भी गांव से गैर हाजिर हुआ होगा तो इस बात के रोशन इम्कानात थे कि दोनों एक साथ ही कहीं गए होंगे। उनकी चाहत और मोहब्बत से भी गांव वाले आगाह थे। आपकी उलझन अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब, सदीक हुसैन ने कहा, लेकिन इसकी एक खास वजह है। और वजह क्या है? वो बोला, मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि अलियास ज्यादा वक्त गांव से बाहर रहता था। मुझे बताया गया है कि वो इधर हाफिजाबाद में मंडी कालिकी की किसी दुकान पर मुंशीगिरी करता था, तो वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन के लिए मंढोरा आता था, यानी हर 15 दिन बाद। 1 माह में 2 मरतबा। जिस रोज शमीम घर से गायब हुई उससे कोई 2 दिन पहले ही अलियास मंढोरा से होकर गया था और अब 15 दिन से पहले उसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके हाफिजाबाद जाने के बाद 2 दिन तक शमीम गांव में ही मौजूद रही थी, इसलिए भी अलियास की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि सबसे पहले उसी की तरफ ख्याल जाना चाहिए था। मैंने कहा, फिर पूछा, हुसैन साहब, क्या आपने अपने तौर पर मंडी कालिकी से अलियास के बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी? कमाल करते हैं आप भी मलिक साहब, वो मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला।
जब लड़की के मुद्दई ने रिपोर्ट में किसी पर शक ही जाहिर नहीं किया, उसने तो सीधी सीधी शमीम की गुमशुदगी की इत्तला दी थी। हाँ, अगर उसने शमीम के अगवा की रिपोर्ट लिखवाई होती और किसी अगवा कुनिंदा का नाम भी बताया होता तो हम जरूर उस खास शख्स के बारे में तफ्तीश करते। मुझे एक मर्तबा फिर गुस्सन की सोच और फराइज से गफलत पर अफसोस हुआ, ताहम मैंने उसे कुछ कहा नहीं। मैं उसे कह भी क्या सकता था। वो एक रवायती किस्म का देहाती थानेदार था जो मक्खी पर मक्खी मारने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे लोगों को समझाना भी बेकार होता है। वो रैंक में मुझसे बहुत छोटा था और तजर्बाकार भी नहीं था, लेकिन उसके टोर किसी बड़े थानेदार से भी ज्यादा थे। वो एक एएसआई था। अमले की कमी की वजह से बहालत मजबूरी दूर दराज के गांव देहात में बाज़ औक़ात निचले दर्जे के अहलकारों को थाना इंचार्ज बना दिया जाता था। मैंने थोड़ी देर के बाद कहा, गुस्सन साहब, अब इस बात में तो किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही कि अलियास मकतूल और शमीम एक मर्तबा फिर रुपोश हो चुके हैं। मकतूल अलियास की लाश जिला अस्पताल के सर्द खाने में रखी है और कातिल चौधरी हक नवाज खल रिमांड पर हमारी कस्टडी में है। मंडोरा गांव आके थाने की हदूद में आता है, इसलिए अब आप फौरी तौर पर मकतूल के वारिसों से राब्ता करने की कोशिश करें और जिला अस्पताल से मकतूल की लाश को हासिल करके उसे मुतल्लिका लोगों तक पहुंचाने का भी बंदोबस्त करें। कत्ल चूंकि मेरे थाने की हदूद में हुआ है, इसलिए चौधरी हक नवाज वाला मामला मैं खुद देख लूंगा। और शमीम का क्या होगा मलिक साहब? गुस्सन ने सवाल किया। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो हमारे पास दर्ज कराई गई थी। मैंने कहा, उसे तलाश करना आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप चाहें तो। ये चाहते हुए भी मेरा लहजा खासा तलहो तुर्श हो गया था। क्यों नहीं, वो मेरे लहजे में पोशीदा तंज को महसूस करते हुए जल्दी से बोला, मैं भला क्यों उसे तलाश नहीं करूंगा। दरअसल उसके बारे में कोई सुराग, कोई इशारा नहीं मिला था ना। अब तो आपको मैंने बहुत से इशारे दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, वो ममनूनियत आमेज अंदाज में बोला, लेकिन इस सिलसिले में अभी भी मुझे आपके भरपूर ताउन की जरूरत है। मैं हर तरह आपकी मदद को तैयार हूँ गुस्सन साहब। मैंने कहा, आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? वो बोला, पहली मर्तबा शमीम मेरे इलाके से गायब हुई थी, मेरा मतलब है उसे अगवा किया गया था, और दूसरी मर्तबा वो आपके थाने की हदूद से रुपोश हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी अपने इलाके में उसे तलाश करने की कोशिश करें। वो कोशिश तो हम कर रहे हैं, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। सदीक गुस्सन ने फौरन अपने एक मातहत को बुलाया और कहा, तुम इसी वक्त मंढोरा रवाना हो जाओ और शमीम के बाप फतेहदीन को लेकर थाने आ जाओ। मातहत कांस्टेबल ने कहा, क्या मलिक साहब को भी बुलाना है जनाब? गालिबन मलिक साहब से उसकी मुराद मलिक खुदा बख्श थी, जो शमीम से शादी करने वाला था। ये शादी उसके लिए खाना बर्बादी साबित हो रही थी। सदीक हुसैन ने कांस्टेबल को झिड़का, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, जितना काम बताया जाए बस उतना ही करो। गुस्सन साहब, मैं किसी और को भी अपने साथ ले जाऊं? हाँ, एक कांस्टेबल और साथ ले जाओ। मैंने गुस्सन से कहा, जनाब आप मकतूल के वारिसों से भी राब्ता करें, ये ज्यादा जरूरी काम है। इस बेचारे का है कौन मलिक साहब? गुस्सन ने कहा, बचपन ही में यतीम हो गया था, चचा चची ने पाला पोसा, वो दोनों बे औलाद थे, उन्हें औलाद मिल गई और अलियास को सरपरस्त। ये हकीकत अपनी जगह गुस्सन साहब, मैंने कहा, लेकिन मकतूल की लाश उन तक पहुंचाना जरूरी है। वो तो अभी तक यही समझ रहे होंगे ना कि उनका भतीजा मंडी कालिकी में आड़त का हिसाब किताब लिख रहा होगा। जवान अलियास की लाश वसूल करके उन पर तो क्यामत ही टूट पड़ेगी ना। सदीक गुस्सा ने कहा, इसीलिए मलिक साहब मैं फौरी तौर पर उन्हें इस सदमे से दो चार नहीं करना चाहता। पहले मैं फतेहदीन वगैरह से बात कर लूं, फिर मकतूल के वारिसों के बारे में सोचूंगा। वैसे भी मकतूल की लाश को हासिल करके यहाँ तक पहुँचाने में कुछ वक्त तो लगेगा ही ना। बहरहाल ये आपके अंदरूनी मामलात हैं गुस्सन साहब, मैंने कहा, आप जिस तरह मुनासिब समझते हैं उस तरह उन्हें तरतीब दे लें। मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब हमें इजाजत दें। उसके साथ ही मैं उठकर खड़ा हो गया। एएसआई सलामत अली ने भी मेरी तकरीर की। सदीक हुसैन भी अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा मलिक साहब। फिर कैसे जाने देंगे गुस्सन साहब? मैंने मजाक के रंग में कहा। वो गड़बड़ा गया, फिर बोला, मेरा मतलब है मुझे अपनी खिदमत का मौका तो दें। मैं दोपहर के खाने का इंतजाम करवाता हूँ, आप तशरीफ रखें, अभी कुकर शुकर तैयार हो जाते हैं। इस जहमत की जरूरत नहीं गुस्सन साहब। जहमत कैसी मलिक साहब? वो जल्दी से बोला, ये तो खाने का वक्त है। मैं उसकी पेशकश को नजरअंदाज करने का फैसला कर चुका था।
मुझे यकीन था कि हमारी खातिर तवाज़ो के लिए वो जो भी पकवान तैयार करवाएगा वो किसी बेचारे की जेब का जरूर खाना खराब करेगा। वैसे भी वहां आने का मेरा मकसद पूरा हो चुका था। अब मजीद रुकना वक्त जाया करने के मुतरादिफ था। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी। उसके आगे थानेदार सदीक हुसन का काम शुरू होता। मेरे पेश नजर इस वक्त सबसे अहम मामला चौधरी हक नवाज खर्ल का था। मैंने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा, हुसन साहब, आपके पास कभी आकर दावत उड़ाएंगे। इस वक्त तो आप हमें इजाजत ही दें। उधर थाने में नहायत ही अहम नौयत के काम पड़े हैं। अभी तो चौधरी के चालान की तैयारी भी करना है। ठीक है। वो जल्दी ही हमारी जान छोड़ने पर आमादा हो गया। उसने कहा, मलिक साहब, आपने चौधरी हक नवाज खर्ल पर हाथ डालकर बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। अब आप अपने हाथ को जरा मजबूत ही रखें। ये चौधरी लोग बड़े खतरनाक होते हैं। मैंने घुसन की आंखों में झांकते हुए कहा, घुसन साहब, जालिम और इंसाफ चौधरियों की सारी खतरनाकी उन लोगों के लिए होती है जो उनके नमकख्वार होते हैं। अल्लाह के फजलो करम से इस सिलसिले में मेरा हाथ साफ है और मैंने किसी चौधरी पर नहीं बल्कि एक मुजरिम, एक कातिल पर हाथ डाला है। उस हाथ की गिरफ्त में कमजोरी कैसे आ सकती है? आप देखना, बहुत जल्द चौधरी हक नवाज आपको जेल की सुलाखों के पीछे नजर आएगा, इंशाअल्लाह। हम बातें करते हुए थाने के अहाते में आ गए। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने गुलशन से पूछा, गुलशन साहब, आपने भी बताया है कि मकतूल महीने में सिर्फ एक बार अपने गांव जाता था और ये भी शमीम की गुमशुदगी से 2 रोज कबल वो गांव का चक्कर लगा गया था। उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, लेकिन हकीकत ये भी है कि शमीम को वही भगा कर ले गया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो गुज़िश्ता 4 रोज से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहा है। इस सूरत में उस आरती ने मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो अचानक कहाँ चला गया था। मेरा ख्याल है मकतूल ने अपने आरती मालिक से कोई माकूल बहाना किया होगा और उससे छुट्टी ली होगी, वरना ये बात छुप नहीं सकती थी। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया था। मैंने पूछा, कौन सी बात गुलशन साहब? यही उसकी गैर हाजिरी वाली बात जनाब। गुस्सा ने वजाहत आमेज लहजे में कहा, अगर आरती ने मकतूल के घर वालों से उसकी गैर हाजिरी के सिलसिले में राब्ता किया होता तो फिर वो खामोश नहीं बैठ सकते थे। मकतूल के चची और चचा तो अभी तक यही समझ रहे थे कि वो मंडी कालिकी में अपनी ड्यूटी कर रहा है। इसका वाज़ेह मतलब यही है कि मकतूल ने अपने आरती मालिक से कोई माकूल बहाना करके छुट्टी ले रखी होगी। कुछ देर बाद हम दोनों एक बस में सवार होकर अपने इलाके की तरफ वापसी का सफर शुरू कर चुके थे। आने वाले 2 रोज में मकतूल अलियास की लाश उसके चचा चची के हवाले कर दी गई थी। उसके बाद उनके घर में जो कयामत बपा हुई उसका मैं बस तस्वुर ही कर सकता था। अलियास की मौत इंतहाई हसरतनाक अंदाज में हुई थी। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद मैंने चालान अदालत में पेश कर दिया। मैंने चालान की तैयारी में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा था कि किसी भी सूरत चौधरी हक नवाज बच ना पाए। चौधरी को अदालत के हवाले करने के बाद मैं मुतमईन हो गया था। तकरीबन 2 साल तक ये मुकदमा चलता रहा। फिर सेशन कोर्ट ने चौधरी को सजाए मौत सुना दी। बड़े चौधरी अली नवाज खर्ल ने अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी और पैसा पानी की तरह बहाने लगा। उसके साथ ही वो अपना असर रसूख भी इस्तेमाल कर रहा था। उसकी तगदो का नतीजा ये बरामद हुआ कि हाई कोर्ट ने सजाए मौत को सजाए कैद ता हयात में बदल दिया। मैं अपनी कामयाबी पर जिस कदर मसरूर था, चौधरी अली नवाज खर्ल अपनी शिकस्त पर उतनी ही शिद्दत से तिल मिलाया हुआ था। वो अपनी पूरी कोशिश के बाद भी हक नवाज को सजा से नहीं बचा सका था। ताहम मैं उसकी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन गया। जब तक मुकदमा चलता रहा उस वक्त चौधरी अली नवाज खर्ल की तवज्जो पूरी तरह बेटे की रिहाई पर लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही अदालत ने हक नवाज को सजा सुनाई, अली नवाज की तोपों का रुख सीधा मेरी तरफ हो गया। वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हक नवाज के लिए कुछ ना कर सका था। उसका असर रसूख कारामद साबित ना हो सका, लेकिन मेरे मामले में उसके ताल्लुकात की कुव्वत काम कर गई। चौधरी अली नवाज खर्ल मेरा तबादला करवाने में कामयाब हो गया। मेरे लिए कोई परेशान कुन बात नहीं थी। एक ईमानदार और फर्जशनास पुलिस अफसर को ऐसी सूरत हाल से अक्सर वास्ता पड़ता ही रहता है। किस्सा मुख्तसर, मैं पिंडी भटिया के थाने से तब्दील होकर जहंग सदर के एक थाने में आ गया। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती अगर सरवर हुसैन से दोबारा मेरी मुलाकात न हुई होती। वही सरवर हुसैन जो 2.5 साल कबल पिंडी भटिया के लारी अड्डे पर मुझसे मिला था, जिसने बाबा निजामुद्दीन के साथ बस में सफर किया था और मकतूल की साथी औरत को देखने हमारे साथ ही हस्पताल भी गया था।
सरवर हुसैन से मेरी दूसरी मुलाकात झंग सदर के मेन बाजार में हुई थी। मैंने उसे देखा भी नहीं था मगर उसकी नजर मुझ पर पड़ गई थी। वो अचानक मेरे सामने आ गया। मलिक साहब, आप यहाँ झंग में? मैंने बगौर उसका जायजा लिया और मुझे याद आ गया कि पहले मैं इससे कहाँ मिला था। मैंने कहा, सरवर हुसैन भाई, मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, सरकार जहाँ भेज दे जाना पड़ता है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर तो हंसी की में नहीं था। उसने जवाब दिया, घर तो जनाब हंसी की ही में है, लेकिन पिछले साल मैंने शादी कर ली है और मेरे ससुराल यहाँ है। मैं अपने ससुराल आया हुआ था, उधर झंग में भी कुछ खरीदारी करने चला आया और इत्तेफाक से आपसे मुलाकात हो गई। चलो ये भी अच्छी बात है, मैंने कहा। भरजाई को मेरा सलाम कहना। भी सरवर हुसैन, तुमने मेरे यादगार कस्बे की औरत से शादी की है। खेवा अपना एक तारीखी और रोमानी पस मंजर रखता है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही जनाब। वो खुश हो गया। खेवा कस्बा झंग से कमोबेश 8 मील दूर चन्नियोट रोड पर वाक़या है। दरियाए चनाब के किनारे वाक़या इस कस्बे की वजह शोहरत मारूफ रोमानी किरदार साहिबा से, जिसने मिर्जा से इश्क किया था। मिर्जा जट दानाबाद गांव का रहने वाला था, जो जड़ावाला में दरियाए रावी के किनारे वाक़या है। साहिबा का ताल्लुक राजपूतों के कबीले सयाल से था और मिर्जा राजपूतों के कबीले खल्ड का चश्मो चिराग था। रावी और चनाब के किनारों ने बहुत ही इश्किया दास्तानें रकम की हैं। मैं सरवर हुसैन से हाथ मिलाकर रुखसत होने लगा तो उसने अचानक पूछा, मलिक साहब, आपको वो लड़की तो याद होगी। कौन सी लड़की? मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। वही जो मकतूल की साथी थी और वहाँ बेहोश हो गई थी। सरवर हुसैन ने वजाहत की, बाद में हम उसे देखने हस्पताल भी गए थे। मुझे अचानक झटका सा लगा और मैं संभल कर खड़ा हो गया। सरवर हुसैन शमीम का जिक्र कर रहा था। मैं भला उस पुरस्कार लड़की को कैसे भूल सकता था? शमीम के जिक्र ने मेरे अंदर खलबली मचा दी थी। ताहम मैंने चेहरे से अपने अंदरूनी हालात को जाहिर नहीं होने दिया और कहा, सरवर हुसैन, तुम शायद शमीम का जिक्र कर रहे हो। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं जनाब, बस ऐसे ही उसकी बात कर दी मैंने। वो आम से लहजे में बोला, दरअसल मैं आपको बताना चाह रहा था कि उसकी शादी हो गई है और शायद आप भूल रहे हैं, उस लड़की का नाम शमीम नहीं बल्कि शहनाज है। वो इंकिशाफ दर इंकिशाफ कर रहा था। मैंने अपनी कल्बी कैफियत को पोशीदा रखते हुए सरसरी से लहजे में इस्तफसार किया, तुम उसे कैसे जानते हो? उसकी शादी किससे हुई है? जनाब, वो मेरी ससुराल ही में ब्याह कराई है, सरवर हुसैन ने बताया, यहाँ खेवा में। उसके शोहर का नाम आफ्ताब है और वो कस्बे के एक स्कूल में मास्टर है। अब तो माशाल्लाह उनकी एक बच्ची भी है और इत्तेफाक देखें वो भी इसी गली में रहती है जहाँ मेरी बीवी का मेका है। मैं गहरी सोच में डूब गया। सरवर हुसैन के सवाल ने मुझे चौंका दिया। मलिक साहब, कमाल है, आपने तो उस बेचारी को शहनाज से शमीम बना दिया, आपको उसका नाम भी याद नहीं रहा। मैंने चेहरे पर मसनूई संजीदगी सजाते हुए कहा, भाई किस किस का नाम और चेहरा याद रखें, रोजाना दर्जनों लोगों से वास्ता पड़ता है। ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं। वो बोला, कभी फुर्सत मिले तो हमारे घर तशरीफ लाए ना, मैं भी एक हफ्ते तक खेवा ही में हूँ। फिर वो मुझे खेवा में अपने घर की लोकेशन वगैरह बताने लगा। वो ना भी बताता तो मैं उससे पूछता जरूर। बहरहाल मैंने उससे घर आने का वादा कर लिया और वो रुखसत हो गया। दूसरे रोज मैं सादा लिबास में खेवा पहुंच गया। सरवर हुसैन से मुलाकात का कोई इरादा नहीं था। मैं तो खासुल खास शमीम उर्फ शहनाज को देखने आया था। वो एक मुइम्मे की तरह मेरे जहन से चिपकी हुई थी। ताहम मैंने सरवर हुसैन के सामने अपने एहसासात को जाहिर नहीं होने दिया था। मैंने उसे यही बावर कराया था कि जैसे मुझे अब शमीम से कोई खास दिलचस्पी ना हो। मास्टर आफ्ताब का घर तलाश करने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं उस वक्त अकेला ही था और खास तौर पर मैं सादा लिबास में वहां पहुंचा था। मैंने मतलूबा दरवाजे पर दस्तक दी और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। कौन है? किसी औरत की सवालिया आवाज मेरी समात से टकराई, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जगह पर खामोश खड़ा रहा। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के पीछे आहट पैदा हुई, फिर कुंडी गिरने की आवाज सुनाई दी। अगले ही लम्हे दरवाजा खुल चुका था। घर का दरवाजा खोलने वाली को देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मेरे सामने नर्स शबाना खड़ी थी, वही शबाना जो पिंडी भटिया के अस्पताल में शमीम पर निगरानी खुसूसी मुकर्रर की गई थी, लेकिन उसकी निगरानी फेल हो गई थी। शबाना के बयान के मुताबिक शहनाज यानी शमीम उसकी गफलत से फायदा उठाकर अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गई थी। शबाना भी मुझे पहचान चुकी थी, शायद इसीलिए उसने फुर्ती से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने दरवाजे के पट को पकड़ लिया और नरम लहजे में कहा, घबराने की
जरूरत नहीं है। आप यहाँ कैसे पहुंच गए? वो शिकस्त ज़दा लहजे में बोली। आपको मेरा एड्रेस किसने बताया? मैंने कहा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, मैं सिर्फ शमीम से मिलने आया हूँ, तुम परेशान ना हो। कौन शमीम? वो अपनी हालत पर काबू पाते हुए कदरे मोहतात लहजे में मुस्तफसर हुई। यहाँ कोई शमीम नहीं रहती। मैंने कहा, मैं उस शमीम की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे भाई आफताब की बीवी है। मेरी भाभी का नाम तो शहनाज। उसने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया और हरासा नजर से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारा जुमला मुकम्मल कर देता हूँ। तुम्हारी भाभी का नाम शहनाज है ना? मैंने एक लम्हा रुक कर कहा, और उसका ये नाम भी तुमने ही रखा था 2.5 साल पहले पिंडी भटिया के अस्पताल में, जब वो तुम्हारी तहवील में दी गई थी। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, वो जज्बर होते हुए बोली। मैंने कहा, मैं इस वक्त एक दोस्त और हमदर्द की हैसियत से यहाँ आया हूँ। अगर तुमने मुझसे ताउन ना किया तो मजबूरन मुझे थानेदार बनना पड़ेगा। मेरे अल्फाज का उस पर खातिर ख्वाह असर हुआ। वो कदरे नर्म लहजे में बोली, आप किस किस्म का ताउन चाहते हैं? मैंने गली में दाएं बाएं देखते हुए कहा, ऐसी बातें गली में खड़े होकर करना मुनासिब नहीं है। क्या तुम्हारे घर में बैठने की कोई जगह नहीं है? वो तामुल करते हुए बोली, ठहरें, मैं बैठक खोलती हूँ। थोड़ी देर बाद शबाना के घर की बैठक में बैठा हुआ था। उस दौरान शमीम का शोहर आफताब भी स्कूल से वापस आ गया था। वो 25-26 साल का एक माकूल शख्स था। जब शबाना को यकीन हो गया कि मैं वहाँ किसी महकमा जाती कार्रवाई के सिलसिले में नहीं आया हूँ, तो उसका खौफ जाता रहा और उसने अव्वल से आखिर तक सारे वाकयात और हालात मेरे गोश गुजार कर दिए। अपने बयानात की तस्दीक के लिए उसने शमीम को भी वहीं बैठक में बुला लिया था। उन लोगों से जो मुझे मालूमात हासिल हुई, मैं उनको नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उस रात पिंडी भटिया के अस्पताल में शमीम ने अपने मुफस्सल हालात शबाना को बता दिए थे। शमीम ने अपनी शादी से चंद रोज पहले ही घर से फरार होने का प्रोग्राम बना लिया था। अलियास से एक एक बात तय हो गई थी। अलियास सीधे तरीके से शमीम को हासिल नहीं कर सकता था और वो ये भी नहीं चाहता था कि एक बुढ़े खुसट जमींदार से शमीम को ब्याह दिया जाए। चनाचे तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आधी रात को अलियास ने एक घोड़े को बांध दिया और शमीम का इंतजार करने लगा। शमीम को रात की आखिरी पहर छत पर आना था, जहां से रस्से की मदद से वो मकान के अकब में अलियास के पास पहुंच जाती। शमीम मुकर्रर वक्त पर अपने घर की छत पर पहुंच गई। नीचे से अलियास ने वो मखसूस रस्सा छत पर फेंक दिया जिसके सहारे शमीम को नीचे उतरना था। शमीम ने रस्से को छत पर नस्ब करके एक मजबूत आहनी खोंटे से बांधा और दीवार के साथ पांव टिकाते हुए थोड़ी सी कोशिश के बाद नीचे उतर आई। उसके बाद वो दोनों घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा रसूलपुर तारड़ की जानिब बढ़ने लगा। अलियास ने अपने पास 500 रुपए भी रख लिए थे, जो उस जमाने में कोई मामूली रकम नहीं थी। शमीम ने भी वो तमाम जेवरात पहन लिए थे जो बूढ़े जमींदार मलिक खुदाबख्श ने उसके लिए बनवाए थे। उस रात की सुबह शमीम की बारात आने वाली थी, लेकिन वो सूरज तुलू होने से पहले ही अपने महबूब के साथ अनजानी मंजिल की जानिब रवाना हो चुकी थी। वैसे अलियास ने ये सोच रखा था कि वो सरदस्त सरगोदा में अपने दोस्त इरशाद हुसैन के पास जाएगा, बाकी बातें बाद में सोची जाएंगी। अलियास ने सरगोदा वाली बात शमीम को नहीं बताई थी। वो दोनों जब रसूलपुर तारड़ पहुंचे तो दिन निकल आया था। फिर वो बस में बैठकर सरगोदा की जानिब रवाना हो गए। उसके बाद पिंडी भटिया के लारी अड्डे पर जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसके बारे में तफसीलन बताया जा चुका है। अस्पताल में रात के आखिरी पहर शमीम ने शबाना को अपने तमाम हालात से आगाह कर दिया और उससे मदद की दरख्वास्त भी की थी। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो वापस ना जाए। उसका साथी मौत से हमकिनार हो चुका था। वो बेघर और बेसहारा हो गई थी। शबाना ने उसे बताया कि अगर वो अस्पताल में ही रही तो पुलिस वाले उसे जरूर वापस उसके गांव भेज देंगे। इस पर शमीम उसके कदमों में गिर गई और रोते हुए इल्तिजा की कि वो उसे कहीं गायब कर दे। उसके बाद ही शबाना ने शमीम को अस्पताल से गायब करने का मंसूबा बनाया था। शमीम को शहनाज का नाम भी उसी नहीं दिया था। बाथरूम वाला ड्रामा रचाकर शबाना ने शमीम को अपने क्वार्टर में छुपा दिया। वो अस्पताल के क्वार्टर में रहती थी और हफ्ते बाद छुट्टी पर ही अपने घर खेवा जाया करती थी।
जब शमीम की तलाश का हंगामा सर्द पड़ गया तो शबाना ने नहायत राजदारी के साथ शमीम को खेवा पहुंचा दिया। गुज़श्ता 1 साल से वो हस्पताल की नौकरी छोड़ चुकी थी, अब घर ही में रहती थी। आफ्ताब और शमीम की शादी भी शबाना ही की कोशिश से हुई थी। इस तरह अब शमीम उनके खानदान की एक फर्द बनकर ज्यादा महफूज हो गई थी। यहाँ खेवा में सब लोग उसे शहनाज के नाम से ही जानते थे। ये तमाम वाकयात सुनने के बाद शबाना ने कहा, मलिक साहब, मैंने आपके सामने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया और मैंने जो कुछ भी किया खुलूस नीयत और हमदर्दी के जज्बे से किया। अगर शमीम जो अब शहनाज है वापस मंढोरा चली जाती तो उसका लालची बाप 10 एकड़ बस उसे मलिक खुदाबख्श के हवाले कर देता। मैंने शहनाज की दरख्वास्त पर उसकी जिंदगी बनाने की कोशिश की है और आप देख रहे हैं कि ये अपने शोहर और बच्ची के साथ खुश भी है। अगर आप मेरे इस अमल को जुर्म समझते हैं तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। बात खत्म करते ही शबाना ने अपने दोनों बाजू मेरे सामने फैला दिए। शमीम तड़प कर आगे बढ़ी और गुलूकीर आवाज में बोली, बाजी शबाना, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर गिरफ्तार ही करना है तो मुझे गिरफ्तार करें। इस तमाम कजिए की जड़ मैं ही हूँ। फिर उसने भी अपनी बाहें मेरे सामने फैला दी। आफ्ताब एक जानिब खामोश बैठा था। मैंने गंभीर आवाज में कहा, तुम दोनों अपने बाजू समेट लो। उन दोनों ने ताजुब खेज नजरों से मुझे देखा। मैंने शमीम को मुखातिब करते हुए कहा, शमीम, तुम्हें तो आफ्ताब ने अपनी मोहब्बत की जंजीर में गिरफ्तार कर रखा है। क्या ये असीरी तुम्हें पसंद नहीं जो मेरे हाथों गिरफ्तार होना चाहती हो? शमीम के चेहरे पर हया की सुर्खी नमूदार हुई और उसने गर्दन झुका दी। मैं उठकर खड़ा हो गया और अपनी जेबों को टटोलने लगा। शमीम की 1 साला बच्ची उसकी गोद में से झांक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी जेब से कुछ करेंसी नोट निकालकर बच्ची के हाथ में थमा दिए। शमीम ने फौरन वो रकम बच्ची के हाथ से ले ली और हैरत आमेज लहजे में बोली, इतने ज्यादा पैसे? कितने हैं? शबाना तजस्सुस आमेज लहजे में बोली, पूरे 550 रुपए है बाजी। शमीम की आवाज फरते जज्बात से कपकपा रही थी। मैंने कहा, 50 रुपए मेरी तरफ से बच्ची के लिए हैं और बाकी 500 मकतूल की अमानत के तौर पर मेरे पास रखे थे जो उसकी जामा तलाशी से बरामद हुए थे। इन पर सिर्फ शमीम का हक है, हालांकि मैं ये रकम शहनाज को दे रहा हूँ। आखिरी जुमला मैंने मुस्कुराते हुए अदा किया था। शमीम तो अपने महबूब के साथ ही खत्म हो गई थी, साहिबा की तरह। वो तीनों हक्का बक्का मुझे देख रहे थे। मैंने उन्हें खुदा हाफिज कहा और वहां से चला आया। उस वक्त मैं एक नाकाबिले बयान रूहानी सुकून महसूस कर रहा था। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। 400 साल बाद साहिबा की तारीख को दोहराने वाली मोहब्बत की मतवाली शमीम को मैं किस जुर्म में गिरफ्तार करता? कहानी के इख्तिताम पर एक दफा फिर आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी नई सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।